अगला 1.5 घंटा बाजार में रहेगा जबरदस्त एक्शन वाला। जी हाँ, आज है अगस्त सीरीज का आखिरी दिन और बचे हुए 1.5 घंटे में बाजार में बड़ी तेजी बनेगी या बड़ी मंदी, इस सवाल का जवाब आप चाहते मिलेगा फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। एक्सपायरी के एक्शन के लिए तैयार रहिए। आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं जो सीधा पुणे से आज दिल्ली पहुंचे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले जरा एक बार पूरा लाइनअप देख लेते हैं, आज हम कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद मेहमानों का पैनल आपके सामने होगा, साथ ही रिसर्च एनालिस्ट एक एक करके आपके सामने अपनी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आज बीटी एसटीटी की फिर से बताने की, क्योंकि ये जैसे ही किसी भी गेस्ट को मिलेगी जो बेहतरीन कॉल होगी वो आपके सामने उतारी जाएगी। साथ ही 2:02 पे बाजार के कल के ट्रिगर आएंगे, 2:05 पे बाजार खुलने के बाद के एक्शन वाले शेयर्स होंगे। 2:10 पे कल बॉश की बात हुई थी, आज फिर से चल गया। 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बॉश बॉस बन गया, ये देखेंगे। 2:20 पर कम्युनिटी बाजार की हलचल, तो 2:30 पर आखिरी 1 घंटे का, वो भी एक्सपायरी वाला दिन हो तो एक्शन से बिल्कुल हटना नहीं है। अनिल सिंह भी आपको बताएंगे लास्ट 1 घंटे की नीति, जो कि निफ्टी को लेकर होगी और बैंक निफ्टी को लेकर होने वाली है। 2:35 पे छोटे सरकारी बैंकों में आज कुछ बड़ा खेल हो रहा है। क्या सरकारी बयान है या फिर ये अपने आप में कुछ सुधार कर रहे हैं। जैसे 3 बजने को होंगे, बैंक से बेनिफिट भी हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, क्योंकि आज ही बैंक से बेनिफिट होगा। उसका तो हो सकता है 3-4 दिन की छुट्टी हो जाए बैंक से बेनिफिट की, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत में जल्दी जल्दी शेयर आते नहीं। 5 बड़ी बातें अनिल जी आपको बता रहे हैं, फिर आज के रिसर्चर्स को जोड़ेंगे और मेहमानों को। एक्सपायरी के दिन बाजार में कमजोरी है, थोड़ी गिरावट है, जैसा कि उम्मीद थी। हरे निशान में खुलते ही बेचना चाहिए और उसके बाद फिर से हरे निशान में जाने में बड़ा पसीना आ रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे ऊपर आता है सेलिंग फिर से। बैंक निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा कमजोर है, लेकिन मौके दोनों तरफ बन रहे हैं, लगातार ऊपर नीचे दिन भर होता हुआ दिख रहा है। कमजोरी कहाँ है? एविएशन, आईटी शेयरों में और प्राइवेट बैंक्स, ये 3 है। एयरलाइंस वाले शेयर, आईटी शेयर, जैसे हम बता रहे थे H1B वीजा के नियम थोड़े कड़े किए जा रहे हैं, तो उसके चलते वहां पर कमजोरी है। सरकारी बैंक ठीक है और प्राइवेट बैंक है खराब। ऑयल एंड गैस, मेटल, ये शेयर मजबूत है। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में तेजी बन रही है कल की डील के बाद, और होटल शेयरों में भी मजबूती का रुझान है। डॉलर के मुकाबले में रुपया लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। खराब है, खराब था, अब आगे खराब रहेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी भी 1/4% कमजोर तो है। 70 रुपए 77 पैसे, ये है करेंसी मार्केट का हाल। बिल्कुल पानी की तरह बहता हुआ इस समय रुपया डॉलर के सामने। खैर आगे बढ़ रहे हैं, मानसिक समय में हमारे साथ जुड़ी है ये बताने के लिए कि इस समय के ट्रिगर्स क्या हैं। पहले उनसे ट्रिगर्स जानते हैं, फिर वजह से जानेंगे खबरों वाले शेयर। लेकिन आज एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है। आशु मदान लॉजिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम अग्रवाल हैं जो हमको डेरिवेटिव्स के आंकड़े पूरी तरह से शेयर्स के हिसाब से समझाएंगे, कुणाल सारोगी भी हैं हमारे साथ स्टूडियोज में, और इसके अलावा राकेश बंसल तो हैं ही। साथ ही आज एक खास मेहमान है जो कि निवेशकों के लिए एक मुनाफे की किरण लेके आते हैं, किरण जाधव। अरे वाह, वो हमारे लिए स्टूडियो में आज। किरण जी स्वागत है। कैसा लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली बहुत ही बढ़िया शहर है। हाँ, ये 3 दिल्ली वाले बैठे आपको ऐसे ही बोल रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं सकते। नहीं, आप थोड़ी हिम्मत रख सकते हैं, मैं मुंबई वाला हूँ इसलिए नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे ख्याल से पहली बार स्टूडियो में। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए पहले कल के ट्रिगर्स। जी शुक्रिया अनिल जी। आज और कल को लेकर ढेर सारे इवेंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले तो आज, क्योंकि अगर सीरीज की एक्सपायरी है और दिन पूरी तरह से जिस तरह से बाजार इस पर रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक अहम ट्रिगर है ही। लेकिन इसके अलावा IDBI LIC डील जो है, इसमें खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और कह सकते हैं कि जो ताज़ा खबरें आ रही है, LIC IDBI बैंक डील के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। और ये भी खबरें हैं कि IDBI एम्प्लॉयज इस डील के खिलाफ जो है एक स्ट्राइक भी कर सकते हैं, स्ट्राइक पर जा सकते हैं। इसके अलावा फिनेंस मिनिस्टर और S&P के बीच आज एक बैठक होने वाली है, जहां पर रेटिंग रिव्यू को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही कुछ तमाम AGMs है, जिसमें अरविंद लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, डेल्टा कॉर्प तो है ही, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज की जो AGM है वो बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर चंदा कोचर की रीअपॉइंटमेंट पर चर्चा हो सकती है, तो इस AGM पर नजर रखनी होगी। अब बात करते हैं कल के कुछ अहम इवेंट्स की। JB केमिकल्स की बोर्ड बैठक है, जहां पर बायबैक को लेकर कल चर्चा विचार हो सकता है। साथ ही Q1 के GDP आंकड़े भी कल जारी होंगे, और MSCI इंडेक्स में
कल से बदलाव लागू हो सकते हैं। तो ये एक अहम ट्रिगर है। और इसके अलावा चाइना मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग के PMI के आंकड़े कल के दिन आते हुए दिखेंगे। भारतीय समय अनुसार ये शाम 6:30 बजे इन आंकड़ों को हम देख पाएंगे। और साथ ही US मेक्सिको ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर कनाडा के साथ US की जो चर्चा चल रही है, ये भी एक अहम इवेंट है, क्योंकि बैठक का दौर तो चल ही रहा है और कल ही के दिन इस पर कुछ नतीजा भी निकल सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। कनाडा US मेक्सिको की इस ट्रेड अग्रीमेंट में भागीदार बनेगा, इस डील का हिस्सा बनेगा, क्योंकि NAFTA जो है उस अग्रीमेंट में ये तीनों देश थे। तो क्या कनाडा इस बार भी US मेक्सिको के साथ होगा कि नहीं, ये इस नतीजों के बाद हमें पता चलेगा। तो इस ट्रेड अग्रीमेंट और इस ट्रेड वार्ता पर हमारी नजर रहेगी। और साथ ही RBI पावर मिनिस्ट्री NPA रेजोल्यूशन को लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। तो कल के दिन RBI पावर मिनिस्ट्री को लेकर ये एक अहम इवेंट है। और कुछ तमाम AGMs है, अल्केम लैबोरेटरीज, बलरामपुर चीनी, आइनॉक्स लीजर, रेडिको खैतान, इन AGMs पर हमारी नजर होगी। ठीक है, कुछ एक AGMs के साथ कुछ अहम ट्रिगर्स भी हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होगी, कनाडा के बीच में और अमेरिका के बीच में, मैक्सिको इसमें शामिल है। ये तीन देश जब इस चीज़ को लेकर कोई बात रखते हैं तो ग्लोबल कमोडिटीज़ पर ज़रूर असर पड़ेगा। खैर, फिलहाल तो निफ्टी इस समय दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 11,662 का स्तर है और इंटरनेशनल मार्केट आज थोड़े कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि डॉ फ्यूचर्स भी आप देख पा रहे हैं अब 72 अंकों का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे देश की करेंसी तो वैसे ही यहाँ पे कमज़ोर है। तो आज अनिल जी, आज का दिन एक्सपायरी के लिहाज से शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, आज चांसेस भी नहीं थे, शॉर्ट कम हो गए ना एक्चुअली। कल जिस तरह से पुट कॉल रेशियो 21 बेसिस पॉइंट गिर कर आया, और दूसरा कच्चा तेल और रुपया, ये दोनों चढ़ने नहीं दे रहे हैं बाजार को। तो जैसे ही ऊपर आते थोड़ी सप्लाई तो आती है, मैक्रो फैक्टर्स भी काम तो करेगी। ये तो एक्सपायरी का दिन है इसलिए इतने बचे हुए हैं। एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो और लुढ़क जाते थे 2 दिनों में। तो एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सपोर्ट है। हाँ, कल लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, आज भी कम हुई होगी, तो आखिरी 1-1.5 घंटे में एक्शन तो हो सकता है बढ़िया वाला। बताने के लिए फिर शुभम जी से बात कर ली जाए, वायदा कारोबार के एक्सपर्ट। शुभम जी, कहाँ एक्सपायरी होने की उम्मीद है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की? गुड आफ्टरनून अनिल जी। निफ्टी की अगर पहले हम बात करें तो मुझे लगता है 11,650 का ही लेवल है और निफ्टी वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो आज के लिए बहुत बड़ा ट्रेड निफ्टी में तो नहीं है। तो मुझे लगता है 11,650 के आसपास का एक्सपायरी आना चाहिए। तो ऑप्शन पेन का जो एक डेटा हम ट्रैक करते हैं, जहां पे राइटर्स को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, वो लेवल निकल करके आ रहा है 11,650 का। बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ पे उम्मीद है कि 40-50 पॉइंट का, बहुत बड़ा तेजी नहीं बट 40-50 पॉइंट का यहाँ से तेजी मिल सकता है, क्योंकि जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 28,050 का है। तो करंट एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। बट मैं ये फॉल को डेफिनेटली यूज करने की सलाह दूंगा एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नेक्स्ट सीरीज का अगर आप डेटा देखें जो अभी बन के आ रहा है, तो वहां पे काफी पॉजिटिवनेस दिख रहा है। बिकॉज अगर आप नेक्स्ट सीरीज का बैंक निफ्टी का अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 28,000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है और बैंक निफ्टी उसी लेवल पे मिल रहा है और रेजिस्टेंस 28,500 पर है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें ट्रेड लेना है तो करंट एक्सपायरी में तो कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड खरीदने की सलाह होगी, जिसमें 28,200 का हम कॉल खरीद सकते हैं और 28,500 का कॉल सामने बेच सकते हैं। नेट जो हमारा आउटफ्लो होगा वो 80 पॉइंट का है और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्प्रेड 200 रुपए तक चला जाएगा और 20 रुपए पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, ये रिकमेंडेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर बताते हुए यहाँ पे शुभम, लेकिन इस बीच रजत हमारे साथ तैयार है। रजत हमको वो ऐसे खबरें बताने वाले हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक्शन है। पहले रजत वो खबरें बताएं। जी बिल्कुल, 2 एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, एक है ITI, दूसरा है MTNL और दोनों पे ही बड़ी खबरें आ गई आज। एक तो ITI को BSNL से ऑर्डर मिल गया 6,634 करोड़, ये क्वांटम है जो ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा GSM नेटवर्क के मेंटेनेंस और सेल्स के लिए ये ऑर्डर मिला है। अच्छी खबर जो 16% ऊपर आज स्टॉक को बना के गई है। इसके अलावा MTNL पे खबर ये आई कि टेलीकॉम विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार की MTNL को रिवाइव करने की इस समय इच्छा है और इसमें विशेष सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल ने एक सिफारिश की है जिसमें रिवाइवल पैकेज बताया जा रहा है 38,100 करोड़ का, जो कि MTNL को मिल सकता है। इसमें 7,500 करोड़ 4G स्पेक्ट्रम मुफ्त में देने की सिफारिश है, VRS के लिए लगभग 2,300 करोड़ देने की सिफारिश है और 30,600 करोड़ की सिफारिश कर्ज घटाने और उसके भरपाई के लिए ये पैनल जो है ये बोल रहा है कि MTNL को मिलना चाहिए। स्टॉक 10% ऊपर है, आज ये खबर ही बहुत बड़ी हो गई। इसके अलावा TCS, यहाँ पर शेयर बायबैक में जो आप टेंडर कर सकते हैं उसकी तारीख आ गई है 6 सितंबर और 21 सितंबर तक ये जो बायबैक ऑफर है ये कंपनी का खुला रहेगा, जिसमें आप टेंडर कर सकते हैं शेयर्स। 18 अगस्त तक जिनके भी खाते में 18 अगस्त को जो कि रिकॉर्ड डेट थी
उनके खाते में अगर शेयर होता तो वो बायबैक के हकदार होते। साथ ही साथ कैडिला, 2 दवाओं के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है और ये जो 2 दवाएं हैं इसमें एसिडिटी और डिप्रेशन की दोनों दवाएं हैं जिसके लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। कैडिला को 1% ऊपर है ये स्टॉक। और ब्लॉक डील्स बहुत हुई हैं आज, जिसमें पेट्रोनेट एलएनजी एनएससी पे 2.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ, 239 रुपीज़ के औसत भाव पे सौदा हुआ है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज पे 5 लाख शेयरों का सौदा हुआ एनएससी पर और ये सौदा 44 रुपये प्रति शेयर के दाम पर हुआ है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज में आज के सत्र में एक्शन देखने को मिला। और एक है जेपी एसोसिएट्स जिसमें एनएससी पर लगभग 85 लाख शेयरों का सौदा हुआ 11 से 12 रुपए के औसत भाव पे। ठीक है, ये कुछ एक खबरें और खबरों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार अपने दम पर कुछ सरकारी कंपनीज को बदलना चाहती है। 38 हजार करोड़ रुपए के पैकेज एमटीएनएल को दिए जा रहे हैं। इससे पहले जमीनों के मोनेटाइजेशन को लेकर भी काफी बात हुई है। तो आशु मदान से पूछते हैं। हाँ, आशु जी से पूछते हैं। मेरे ख्याल से हर क्वार्टर में 800 करोड़ या 1000 करोड़ का नुकसान होता है। बिल्कुल होता है एमटीएनएल का। तो आशु जी पूछो कितने सालों तक नुकसान भर पाएंगे फिर ये? सर ये नुकसान कब तक चलेगा और ये सरकार ऐसे ही पैसा दे देगी? ये एक दिन जिस दिन पैसा देने की खबर आती है उस दिन तो 10%, उसके बाद गुम। बिल्कुल डिम्पी, यही है। मुझे तो ये आई थिंक आप लोग तो सारे स्टॉक्स ट्रैक करते हैं तो इसलिए शायद एमटीएनएल आपके रडार पे दिख जाता है, बट अदरवाइज आई थिंक मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एमटीएनएल एक नॉन एंटिटी हो चुकी है। सो आई थिंक वो डिस्कशन का पॉइंट भी नहीं है अब तो इस तरह के पैकेज के चलते कुछ मूवमेंट आती रहती है, बट उसमें यू कांट रीड बिकॉज एमटीएनएल है कहाँ पे, मतलब हमें तो कोई नज़र ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है। सो आई थिंक ऑल सेड एंड डन ये इतना आसान नहीं है कि अगर एयर इंडिया के केस में फिर भी बोले ना तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है कि उसको अगर रिवाइवल करें या उसके लिए पैकेज लाएं, बिकॉज एयर इंडिया अगर आप जनरली देखें इट्स ए प्रेफर्ड एयरलाइन, बट इफ यू कंपेयर टू एमटीएनएल एज ए प्रोडक्ट वो है कहाँ पे? सो मुझे ऐसा कुछ लॉजिक नहीं दिखता इसके अंदर के आई मीन देयर इज एनीथिंग टू रीड बिटवीन द लाइंस। फुल फॉर्म तो मालूम है ना एमटीएनएल का? एक बार बताया था जी, आप तो रिंग में गए हो। रिंग में क्या आवाज लगती थी इसकी? मारो टेलीफोन नहीं अनिल जी, मेंटल गुजराती में तो ये होता था, मारो टेलीफोन नहीं अनिल जी, डेली स्टॉक में तो मेंटल बुलाते थे इसको। मेंटल भी बोलते हैं। टाटा स्टील को टाटा बोलते थे, है ना, इसको मेंटल बुलाते थे। स्टील ऑर्डिनरी और उस समय टाटा मोटर्स को लोको बोलते थे। टेल्को नाम होता था, उसका नाम लोको था। टाटा स्टील का नाम ऑर्डिनरी होता था। एसबीआई को बैंक बोलते थे, है ना? बिल्कुल। रिलायंस को विमल बोलते थे। रिलायंस को तो इसको मेंटल बोलते थे। हाँ, मेंटल इसको बोलते थे। और हिंदी में बोलते मेरा टेलीफोन नहीं लगता, एमटीएनएल। एक बार गुजराती में वापस बोल के देखिए। मारो टेलीफोन नहीं लगतू। चलिए, ये सब पुराने जमाने। रिंग में आप भी गए हुए क्या? हाँ। अरे क्या बात है, आप इतने अनुभव है, आपको देख के लगता नहीं, अभी तो आप यंग लगते हैं। नहीं अनिल जी, मैं यंग ही हूँ। ये चलिए। अच्छा अनिल जी, उससे पहले एक कॉल है हम तीनों का। एक आज आप एक स्पेशल कराइए, ट्रिपल शॉट कॉर्नर। किरण जी आए हैं यहाँ। अरे क्या बात है, देश के 3 सबसे बड़े दिग्गज आज चार्ट एक्सपर्ट बैठे हैं। तो फिर खाली राकेश चार्ट, कुणाल कोलमर जो चार्ट के ऊपर चटनी चाहिए उसके बगैर मजा नहीं है। तो वो आज हमें किरण जी देंगे। तो बिगुल तो वही रहेगा, बिगुल तो एक दिन में बदल नहीं पाएगा तुरंत। बिगुल वही बजाते हैं और किरण जी को भी जोड़ते। आइए। बताइए सर, क्या करना है? अनिल जी, बाय करने की सलाह है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी। पिछले 1 महीने का रेजिस्टेंस आज जिसने तोड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल रही है। और उसके साथ अगर एंड ऑफ डे चार्ट देखते हैं तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी है। तो तीनों मिला के बहुत ही बढ़िया एक चार्ट पैटर्न है। ओवर टू यू। देखिए अनिल जी, जब बोलना शुरू करा था किरण जी ने तो दाम बोलना भूल गए। 84 रुपीज 80 पैसा स्पॉट में प्राइस था। और इस स्टॉक के अंदर अनिल जी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल से ये स्टॉक मेरे और कुणाल जी के रडार पर था और आपके भी रडार पर था और आप वॉच कर रहे थे। और जैसे आपने बोला कि एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन पीएसयू बैंकों के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो मैं बोलता हूं बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट वो यहां देखने को मिला है। 82 का एक स्टॉप लॉस है मेरी समझ से। 87 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट कुणाल जी देंगे। देखिए 87 पहला टारगेट है और दूसरा लक्ष्य मेरी राय में 90 रुपए का होना चाहिए। 90 रुपए का लक्ष्य है ये। एक मिनट, आज तक तो वैसा कभी हुआ नहीं। ये आप 6 रुपए, एक मिनट सुनिए भाई, 5-5, 6 रुपए इतने ऊपर के टारगेट कभी आज तो दिए नहीं। किरण जी कभी ऐसा हुआ है नहीं जी कि हमारे बीच में किरण जी बैठे हों? बताइए। ये तो भी ठीक है, ये किरण जी के आने का वो है। अच्छा किरण जी, आप ये बताइए
ये आपको कहाँ से आया? ओवर टू यू राकेश जी। मैं देखता रहता हूँ ये इनको ओवर टू यू करते हैं, तो मैंने कहा आज मैं कर लूंगा ये ओवर टू यू। ये सही किया आपने। चलिए, तो 3 एक्सपर्ट्स मिलकर ये कह रहे हैं, ये चार्ट कॉर्नर आज 3 जनों से मिलकर है 84, 80 पर खरीदारी की रहा है, 82 का स्टॉप लॉस, 87 और 90 ओबीसी का टारगेट। आशु जी से भी पूछ लो, आशु जी ये ऐसा क्यों हो रहा है आज कि सरकारी बैंक भाग रहे हैं और प्राइवेट बैंक गिर रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिए सर, शॉर्ट कवरिंग लगती है। अनिल जी, जो हमने एक्सपायरी स्टार्ट की थी तब से हमारा व्यू यही था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा मूव पीएसयू बैंक्स के अंदर आया है और ऊपर जाके कंसोलिडेट हो रहे हैं, और उस कंसोलिडेशन में आप देखिए 2-5 रुपए के ऊपर मूवमेंट सब टॉप रेट्स के ऊपर ही घूमते रहे हैं, तो ये शॉर्ट कवरिंग एक डेफिनेटली है, बट मुझसे पीएसयू बैंक्स लिए नहीं जाते। अनिल जी, मैं ये ओवरऑल निफ्टी की जर्नी का आपसे मैं एक जो भी आपने कहा था कि शॉर्ट्स कम हो रहे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है जो आपने बोली है। 11,200 जब ये जो एक नया मूव आया था 2 महीने पहले, जब ये क्रॉस हुआ था, जब हमने कहा था कि हम ये बात करेंगे कि निफ्टी घटता क्यों नहीं है, उसका कारण था कि 2 कैंप्स थे निफ्टी के लिए। एक 11,200 पे जिसने लेना नहीं था कि न्यू हाई पे लेना नहीं है, उसको 11,200 पे नहीं लेना था, उसको 11,500 पे नहीं लेना था। दूसरा कैंप था कि 11,200 से करेक्ट होगा तो यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, जब 11,200 पे शॉर्ट है तो 11,500 पे भी शॉर्ट होगा। सो आई थिंक ये दोनों कैंप्स में अंडर ओनरशिप थी, जिसकी वजह से हम बार बार बोलते थे कि ये निफ्टी घटेगा नहीं, और वो बिल्कुल आज भी 90% वो व्यू इंटैक्ट है, क्योंकि जो शॉर्ट्स है वो देखना पड़ेगा कि अब, क्योंकि एक्सपायरी डे एक ऐसा होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं थक के या टाइम से या एक वो फोर्सफुली के अब नेक्स्ट में नहीं जाते, नया व्यू लेते हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि डेटा क्या स्पिल ओवर नेक्स्ट मंथ में होता है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी 11,800 के आसपास एक मुझे लगता था कि जा सकता है, जो कि क्लोजर टू गया और अभी भी जा सकता है, बट नए लेन का अनिल जी अब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट्स कम हो गए, क्योंकि इस जैसे मैंने बोला इस तेजी का सबसे बड़ा कारण जो हमने पकड़ा था कि सब के सब शॉर्ट की बात करते थे, शॉर्ट करना चाहते थे, शॉर्ट है, और डर नहीं था किसी को, बट कहीं ना कहीं वो शॉर्ट्स कम होते हैं। अगर वो सिस्टम से शॉर्ट कम हो गए तो मुझे लगता है कहीं ऊपर शायद गिरावट ना आए, लेकिन कंसोलिडेशन जरूर होने लग जाएगी, और उसमें हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम इतना कन्विक्शन ट्रेड था कि बहुत इजी ट्रेड अवेलेबल था कि इंडेक्स के साथ बने रहना है, उस पे ध्यान रखना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, कुछ ना कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्लस माइनस रहेगा। पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली पकड़ में है। आईटी के लिए एक और चीज बोलूंगा अनिल जी, अगर करेक्शन आई या करेक्शन का जो मूव शुरू होगा या हुआ है तो वो आईटी से होगा। हम रुपए और डॉलर की मूवमेंट देख के जो एक आम आदमी है बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि बहुत फेवरेबल आईटी कंपनीज के लिए, ऐसा नहीं होता अनिल जी, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हैं, जितना भी इनका ये होता है, जो रिसीवेबल होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म हेजिंग में होते हैं, सो इमीडिएटली डॉलर रुपए से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप बहुत सारी आईटी कंपनी से बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि जिस 10% की जो मूवमेंट ये करेंसी में होती है, तो जो क्लाइंट्स भी हैं, जो ओवरसीज क्लाइंट्स भी हैं, वो भी प्राइसिंग में भी रीनेगोशिएट करते हैं कि वो इतना बेनिफिट सीधा नहीं आता कि नया प्रोजेक्ट बिल्कुल आपको 10% मार्जिन में मिलेगा। अगर ऐसा हो तो ऐसा 10% करेंसी की मूवमेंट में आपको बहुत बड़ा इजाफा आईटी कंपनीज के रिजल्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आईटी में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो आईटी में करेक्टिव मूव शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं रीसेंट टॉप बन गया है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी पकड़ है, कोई ना कोई सेक्टोरल शिफ्ट रहेगा। बट आई थिंक जो एक मोमेंटम था कि बिल्कुल आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग इन निफ्टी, मुझे लगता है 11,800 के आसपास एक बार कॉशियस रहना चाहिए। ओके, तो थोड़ी सावधानी रहें, 11,800 के ऊपर जाने में आएगी मुश्किल, इतना जल्दी से भागेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, और बाजार की सेहत के लिए अच्छा ही है, रुक कर चले, अटक कर। लीवर बहुत अच्छा हो गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL बढ़िया तेजी हो रही है, खबरें भी अच्छी है। वॉशिंग पाउडर के दाम 6 से 9%, सर्फ एक्सेल के दाम 9% तक, एक्टिव व्हील ये भी इनका प्रोडक्ट है 4 से 6%, रिन डिटर्जेंट सबके दाम बढ़ाए इन्होंने, और शेयर के दाम भी बढ़ गया। शुभम जी क्या करना है? अनिल जी, HUL में अगर देखें तो 1750 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अभी भी वो सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक बार BTST के तौर पे एक यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, जिसमें 1750 को स्टॉप लॉस लेकर के 1795 तक का हम टारगेट, ये फ्यूचर्स के लेवल है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से। बट एक 35 से 40 रुपए का जंप मुझे लगता है HUL में पॉसिबल है, बट मैं फिर भी अभी भी ITC को ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज एक 6-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक आज अच्छा मूव आया है,
आईटीसी में, तो मुझे लगता है कि वो एक बेटर प्लेस्ड कैंडिडेट हो सकता है। 1315 का स्टॉप लॉस से वहां पे बिलोंग किया जा सकता है 323 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो गया आईटीसी पे राय, साथ ही साथ एचयूएल पे भी आपको राय मिल चुकी है। तो दोनों शुभम की टॉपिक में आते हैं और दोनों इंडेक्स को काफी हद तक मैनेज करने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक सौदा कुणाल जी, ट्रेड आपका बीटीएसटी बजाते हैं बिगुल, बीटीएसटी कॉल देखते हैं। इस कार्यक्रम का पहला बिगुल और कुणाल जी की आ रही है कॉल। देखिए डिम्पी, आज की पहली बीटीएसटी मेरी ओर से है सन फार्मा, जिसमें कि कंटिन्यूड अपट्रेंड हमने देखा है। 4-5 दिनों से कुछ कमजोरी सुस्ती देखी गई और आज मुझे लगता है एक्सपायरी के दिन इसमें अच्छे रोल ओवर्स हो रहे हैं और दोबारा से इसमें तेजी के अंदेशे हैं। तो मुझे लगता है इन स्तरों पर बिल्कुल सन फार्मा बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 625 रुपए पर रखें। पहला टारगेट 639, दूसरा टारगेट 645। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। एक पैटर्न बनाए जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं, उसका ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। सारे लेवल्स इसी महीने के फ्यूचर्स के हैं? हाँ, लेवल्स मैंने इसी फ्यूचर्स के दिए हैं, लेकिन रोल ओवर करना है इसको। हाँ है अगले महीने, तो जितनी प्रीमियम होगी वो एडजस्ट कर लेनी होगी। 632 की एंट्री है, 625 का स्टॉप लॉस है, 639 का टारगेट है और 645 का टारगेट नंबर 2 है। ये है राय आपके लिए सन फार्मा में तेजी करने की। वेदांता एक और शेयर है जिस पर राय लेना चाहता हूँ किरण जी आपसे। स्टॉक थोड़ा कमजोर हुआ है, ऊपरी स्तरों से फिसलायर खबरें आ रही कि जो तूतीकरण मामले पे जो जांच चल रही है, इनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही, तो वो जो जज हैं उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर दिया। लगता है उसी का थोड़ा असर पड़ा है, स्टॉक गिर गया, एक्चुअली थोड़ा सा कमजोर हुआ है ऊपरी स्तरों से। बताइए क्या कोई गिरावट में खरीदारी के संकेत है या फिर इसे शॉर्ट करना है? अनिल जी, एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं करना चाहिए, पर वीकनेस है और वीकनेस अगर बढ़ेगी, अगर ये स्टॉक 227 निकल जाएगा, 227 के नीचे बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि फिर 222 के लेवल देखने को मिलेंगे और फिर स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक है 229.50, यानी 1.5 रुपए की रिस्क अनिल जी, और नीचे में काफी अच्छी डाउनसाइड मिलेगी, पर ये ब्रेकआउट होने के बाद ही बेच के चलना चाहिए, अभी नहीं। ठीक है, इस पीछे खबर आप नीचे देख पा रहे हो जो कि ब्लॉक डील लगी है 220 के भाव पे 16 लाख शेयर हैं डीएलएफ के अंदर। ये जब से डीएलएफ ने 215 पार किया है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं। आज आशु मदान भी हमारे साथ ही हैं जो हमेशा से बताते हैं कि डीएलएफ उनको ठीक है। कुणाल का वर्डिक्ट आपको पता ही है, 215 के बाद वो इसमें बायर हैं। तो आशु, एक बार जरा डीएलएफ के बारे में बताएं, ये शेयर और कितना चलेगा? अब टेक्निकल तो 215 के ऊपर है ये। डिम्पी, ये डीएलएफ में ना बिल्कुल वैसी मूवमेंट हुई है जैसे हमने सन फार्मा में डिस्कस किया था कि वो 575 और 600 का एक ऐसा बैंड था, वहीं से वापस आता था और उसको जब निकलेगा तो बड़ी तेजी बन जाएगी। आई थिंक सिमिलर पैटर्न है। आई थिंक अगर कुणाल मुझे कंफर्म कर पाए, क्योंकि कुणाल भी डीएलएफ को काफ़ी ट्रैक करते हैं और उनका भी वन ऑफ द फेवरेट्स है, कि मुझे लगता है कि सिमिलर कंसोलिडेशन मूव से निकल के डीएलएफ निकल रहा है। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 और 15 का बैंड ऐसा है कि वहाँ से अगर ये निकल गया तो इसमें 20-30 रुपए की मूवमेंट हो सकती है, 250 रुपए तक भी जा सकता है, और अगर लॉन्गर टर्म में हो तो काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। सो आई थिंक अगेन डीएलएफ मेरा फेवरेट है और एक एसेट क्लास का साइकिल होता है। आई थिंक अगर रियल एस्टेट की हम साइकिल की बात करें, कोई बहुत बड़ा इजाफा तो नहीं दिखता, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउन टर्न खत्म होता है, और अगर डाउन टर्न खत्म होता है तो जो लीडर्स हैं उनके साथ रहना चाहिए। एंड मैं क्यों बोलता रहता हूँ, मैं सिंस अनिल जी अब दिल्ली में हैं तो मैं उनको एक बार गुड़गांव में गाइडेड टूर पे भी ले जा सकता हूँ कि वाई मुझे डीएलएफ क्यों पसंद है। बट डीएलएफ पसंद है और उसके रीजंस हैं और वैलिड रीजंस हैं, और मुझे लगता है अगर ये इस तरह की मूवमेंट निकल गई तो आप ये 20-30 रुपए की मूवमेंट देखेंगे जरूर, पॉजिटिव अभी मिल जाएगी। तो ये गुड़गांव तो नोएडा से थोड़ा दूर है ना? कितना दूर है यहाँ से? करीब 30 किलोमीटर। नहीं, टाइम कितना लगता है? टाइम आधा पौना घंटा। नहीं जी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। गाइड जो आपके हैं वो आपको अगर अर्ली मॉर्निंग लेके जा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, और अगर पीक आवर्स में लेके जा रहे हैं तो आप 2-3 घंटा। नहीं अनिल जी, फिर आप हाथ जोड़ देंगे, फिर आप हाथ जोड़ देंगे। नहीं, फिर बताओ ना टाइम कितना लगेगा? 2 घंटा। 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का। नहीं अनिल जी, 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। चलो 2 घंटा मान ले, शेर साइड में 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, 2-3 घंटा तो घूमेंगे ना गुड़गांव देखने के लिए, इतना तो लगेगा। तो आशु जी फिर वो लंच और डिनर दोनों साथ में प्लान करना पड़ेगा, खाली एक से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली अनिल जी डेफिनेटली, एंड आई मीन इट। मैं सीरियस टर्म में बोल रहा हूँ कि आपको गुड़गांव ले जाना माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, मेरा इंटरेस्ट वैसे अभी तो लंच या डिनर में ज्यादा है, बाद में हो सकता है गुड़गांव भी पसंद आ जाए, लेकिन आशु जी की कंपनी तो डेफिनेटली पसंद आएगी। एक टूर बना ही लिया जाए बंसल जी, कुणाल चलता है, चलिए एक दिन। आशु जी से तो पूछ लीजिए हमें भी ले जाना चाहते हैं नहीं? आप तो मेरे साथ फ्री है।
नहीं अनिल जी, मेरा एक्चुअली में जो ये लंच डिनर की बात कर रहे हैं, कुणाल और राकेश के साथ ऑलरेडी ड्यू चल रहा है, तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा मौका बन जाएगा और वहाँ पे साइबर हब है, बहुत बढ़िया रहेगा, ये ट्रिप बना ही लीजिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो वाला अलग रहेगा, इसमें ज्वाइन इसमें नहीं माना। Anyway, चलिए कुछ और स्टॉक्स फोकस कर लेते हैं, वापस लौटते हैं। लेकिन उससे पहले मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटीज का अपडेट बताने के लिए। शुभम भी हमको एक BTST कॉल देना चाहते हैं, दोनों के पास अभी आ रहे हैं। पहले चलते हैं मृत्युंजय के पास अपडेट के लिए। मृत्युंजय। डिम्पी बिल्कुल, और दोपहर के कारोबार में बुलियन का मार्केट दबाव में है और लगता है गोल्ड के मार्केट में जिस तरह से हमने एक तेजी का माहौल बनता हुआ देखा था, आज वो तेजी गायब होती हुई दिख रही है। हालांकि फंडामेंटल गोल्ड के लिए अभी भी सपोर्टिव है, रुपया आज भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा है और कायदे से गोल्ड में आज तेजी का माहौल बनता हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। क्या आगे दिख सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं, इंडिया निवेश के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, क्या लगता है आपको, गोल्ड की इस कमजोरी को क्या एक खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, मेरा मानना है कि जब तक $1200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कॉमेक्स सस्टेन हो रहा है तो अभी मद्दी का नहीं सोचना चाहिए, और रूपी में भी वीकनेस है, तो कहीं भी गिरावट आती है टुवर्ड्स 30,130, 30,150, तो वहाँ पे खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। मेरा मानना है कि 30,300 तक के लक्ष्य जो है आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, और पोजिशनल अगर बात करें तो अभी भी जो हमारा मानना है कि 30,500 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपको लगता है 30,500 तक का लक्ष्य भी गोल्ड में देखने को मिल सकता है? कितने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा 30,500 के टारगेट के लिए? का नजरिया यहाँ पे लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि $1225 एक बार यहाँ पे कॉमेक्स से जो है भाव आना चाहिए फर्दर गिरावट के पहले। ओके, तो आप कह रहे हैं 1 से 2 हफ्ते में 30,500 का लेवल गोल्ड में दिख जाएगा। क्रूड को लेकर के क्या व्यू है आपका मनोज? क्योंकि कच्चे तेल में कल भी अच्छी तेजी थी, आज भी बाजार में तेजी है और ब्रेंट का भाव $77 प्रति बैरल के ऊपर टिक चुका है। क्या अभी और तेजी की उम्मीद आप देख रहे हैं क्रूड में? बिल्कुल, अभी $70 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी आया नहीं है, और हमारा मानना है कि एक बार 70-40, 70-50 तक जो है WTI दिखना चाहिए। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में बात करें तो 5,000 तक के स्तर एक बार मार्केट छू सकता है। तो इंटरडे के लिहाज से यहाँ पे भी 4,930-40 के आसपास खरीदारी की रणनीति की जा सकती है। ऊपर में 4,990-5,000 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में ग्वार और कैस्टर, क्या ये दोनों काउंटर आपको खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं? हालांकि चने में बड़ा एक्शन हमने देखा है, वहाँ पर शॉर्ट में लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया, लेकिन आज बाजार सर्किट पर है, 4% नीचे है चना वायदा, तो वहाँ पर कोई ट्रेड भी नहीं बन रहा है। लेकिन क्या ग्वार कैस्टर में कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? क्या यहाँ पर ट्रेड करना ठीक रहेगा? बिल्कुल, ग्वार और कैस्टर ये दोनों कमोडिटी ऐसी है कि जहाँ पे रुपए की में अगर कमजोरी आती है तो सीधा सीधा दोनों कमोडिटी को फायदा होता है, क्योंकि मेनली एक्सपोर्ट वाली आइटम है और फंडामेंटल्स भी दोनों कमोडिटी के अभी अच्छे हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पे खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। ग्वार की अगर बात करें तो यहाँ पे 4,340, 4,350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वहीं कैस्टर की बात करें तो 4,670-80 तक के स्तर यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज कुमार जैन जी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज दोपहर के कारोबार में कमोडिटी में कहां पर ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। तो डिम्पी, एग्री मार्केट में एक्शन है और जो हमने दिखाई थी खबर आज 11:30 बजे दाल का दलदल, आप देखिए उसके बाद मार्केट कितना नीचे आया है, 4% नीचे है चना वायदा। तो इस दलदल में इस बार कारोबारी फंसते हुए दिख रहे हैं, देखना होगा क्या दाम अभी आगे और गिरेंगे। बिल्कुल, 2-2.5% की गिरावट के साथ खुला था चना और अब तेज गिरावट के साथ करीब 3.25% नीचे भी है। शुक्रिया मृत्युंजय ये एग्री पर पूरा विश्लेषण करने के लिए। लेकिन अब बजेगा बिगुल, क्योंकि शुभम जी की आ रही है कॉल। बताया शुभम, आपका सौदा। डिम्पी, आज स्टूडियो में नहीं होने का एक नुकसान हो गया है, बिकॉज डीएलएफ की जब बात हो रही थी 220 के आसपास में उसका प्राइस कोट कर रहा था और 220 का कॉल ऑप्शन ₹1 पे कोट कर रहा था। और अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें, 24 लाख शेयर का कॉल का ओपन इंटरेस्ट वहां पे बना हुआ है और वो पूरे के पूरे कॉल राइटर ट्रैक हो चुके हैं। और ये मैं आज की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो ₹1 का कॉल ₹2.90 तक का हाई बना चुका है। बट मुझे लगता है अभी भी अगर ₹2 के आसपास अगर ये कॉल मिलता है तो एक बार खरीदा जा सकता है, बिकॉज ये शॉर्ट ट्रैप काफी बड़ा है और हो सकता है कि आज के सेशन में ही थोड़ा और कवरिंग यहाँ पे देखने को मिले।
तो 80 पैसे के स्टॉप लॉस से 2 रुपए के आसपास अगर ये कॉल ऑप्शन मिलता है तो खरीदे, टारगेट होगा 4 रुपए का। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शंस का सौदा तो खैर यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय में इसकी बात की थी उस समय 218.50 219 के आसपास था, लेकिन अब 222 223 के भी स्तर इसने छुए और 224 तक कभी हाई बनाने की कोशिश करता हुआ DLF इस समय। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर एक्शन में है और बढ़िया वाले एक्शन में है। अब ये वाकई में फंडामेंटल बदलाव होने की वजह से रिलायंस इंफ्रा वगैरह इतना भाग रहे हैं या आज एक्सपायरी का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है? आशु जी, क्या करना है? आपकी राय तो हमेशा रही है कि इन शेयरों को ना खरीदे तो बेहतर है, लेकिन सुबह हम जो सोचते थे कि रिलायंस इंफ्रा शायद 460 के आसपास अटके, उसके पार निकलेगा तो एक्शन ज़्यादा होगा, तो उसके पार निकल के टिकने की कोशिश कर रहा है। करना क्या है इन शेयरों में? देखिए अनिल जी, इसमें परसों कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज़ आई थी तो पता था कि जो डेट रिडक्शन का जो आप भी डिस्कस कर रहे थे चैनल पे, मैंने सुना था उसका मूव डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था, लेकिन डेफिनेटली उसके साथ ये शॉर्ट कवरिंग है। अनिल जी, ये ऐसी न्यूज़ इस ग्रुप को लेके इन स्टॉक्स के रिलेटेड, सो आई थिंक ये मूव सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के अलावा अभी कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है मतलब जो ओवरऑल जो इसके फंडामेंटल चेंज होना। डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ थी जिसकी वजह से अलॉन्ग विद शॉर्ट कवरिंग जो हमने ये मूव देखा, बट यहाँ पे मैं लेन नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी। यस, शॉर्ट करने के लिए अभी नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि कहाँ कंसोलिडेट होता है, क्या और शॉर्ट कवरिंग होती है या कुछ चेंज आता नहीं है, बट लेन नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। मैं नहीं ले सकता इनको, इन स्टॉक्स। आशु कह रहे हैं लेना है नहीं, शॉर्ट करना है नहीं, तो जिनके पास है सिर्फ उनको होल्ड ही करना है और कुछ नहीं करना। तो रिलायंस इंफ्रा या फिर ADAG के ज़्यादातर शेयर्स में यही रहे। लेकिन अब आपको वेट हो रहा होगा और बिल्कुल सटीक समय भी हो गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का जानने का हो जा रहा है। एक्सपायरी का दिन भी है, तो एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। तो आज अनिल जी सबकी निगाह इस चीज़ पर है कि क्या 650 टूट के ये निफ्टी का लेवल है बंद होगा, या फिर 700 की तरफ जाके किसी तरह से हम 700 पे जाके बंद होंगे, या फिर इन दोनों के बीच में एक और ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा? यूरोप, अमेरिका, रुपया, तीनों देख ले। बिल्कुल, पहले इसी को परंपरागत तरीके से सबसे पहले आपको यूरोप देखने को मिलेगा, जिसमें 1 से 0.25% तक का नुकसान है। आज ग्लोबल मार्केट सुबह जितने ठीक लग रहे थे, दोपहर होते होते ये भी कमजोर हो गए। अब आते हैं डॉ फ्यूचर्स पे, ये भी कमजोर है, बकायदा इनमें लाल निशान है। 85 अंकों का नुकसान डॉ के फ्यूचर्स में, और कई दिनों से आज टेक शेयर की वजह से जो नेस्डेक के फ्यूचर्स चल रहे थे आज वो थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। अब आते हैं करेंसी पे, करेंसी वीक है और ऑलमोस्ट डे लो पे हम वापस आके कामकाज कर रहे हैं। और रही बात तक कच्चे तेल की, तो वो तो $76-70 के आसपास बना हुआ है, इसमें कुछ खास बड़ा फर्क, इसमें कोई रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। तो कोई भी सेंटिमेंट ऐसा नहीं जो राहत दे। बस फिर खरीदना क्यों है, दूरी रहेगा। खाली एक ही चीज है डिम्पी, सब कुछ संकेत कमजोरी वाले हैं, लेकिन आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन आप डेटा पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय ओवरऑल माहौल का। माहौल का भी फर्क पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता। कोई और दिन होता तो अब तक आप गिर गए होते। 11,600 दिख ही जाता। सिंपल है, बचे हुए समय के लिए 11,650 आपका निर्णायक लेवल है। और क्यों है वो बता दूं, 11,650 के पुट पर है 21 लाख शेयर, कॉल्स पे है 14 लाख शेयर। तो ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की होल्ड करने की। 11,650 इसके नीचे गए तो शॉर्ट करना है। और जो मैं कैश का लेवल दे रहा हूं 11,645, आप ट्रिगर स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 11,645 ट्रिगर होते ही शॉर्ट कर लीजिए, 25 से 30 पॉइंट आपको मिल जाएंगे आज ही। ठीक है, सिंपल। दूसरा तरीका है, जिनका व्यू बुलिश है, मैं व्यू नहीं दे रहा हूं, मैं दोनों ट्रेड दे रहा हूं खाली। जिनका व्यू बुलिश है उन्हें अभी खरीदना है 11,645 के स्टॉप लॉस के साथ, 10 पॉइंट के रिस्क है, उनको भी 25-30 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप अपने व्यू से बनाइए, मैं ट्रेड दोनों तरफ दे रहा हूं, मैं व्यू नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि 11,650 के नीचे, देखिए सारा माहौल देख के लगता है 11,600 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए। जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से ज़्यादा संभावना है कि नीचे की एक्सपायरी होनी चाहिए। और शॉर्ट्स भी काफ़ी कुछ, तेजी की पोजीशन भी काफ़ी कुछ कम हो चुकी है, इसलिए बाजार जोर से गिर नहीं रहा। शॉर्ट्स होते तो बाजार ऊपर आता, वो भी कम है। तो पोजीशन हल्की है, इसलिए थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि बाजार को जाना किस तरफ है। लेकिन एक चीज़ बहुत आसानी से कह सकते हैं, एक्सपायरी ना 11,600 के नीचे होगी ना 11,700 के ऊपर, ये तो बहुत क्लियर है। ठीक है। अब थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको व्यू लेना पड़ता है, और अगर फिर भी दोनों में से एक लेना ही है ट्रेड, तो फिर
बाहर का माहौल देखते हुए शॉर्ट लिया जा सकता है, लेकिन वो आप बता रहे हैं कि 645 के नीचे, 10,645 के नीचे, 11,645 के नीचे, 11,645 के नीचे लेना है। ठीक है, तो दोनों लेवल्स एक बार आप नोट कर लें, जैसे मौका मिलता है उस हिसाब से चलिएगा जरूर। 11,645 के नीचे आती है, एक बार आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे आपको सौदा खड़ा करना है आप भले कीजिए, लेकिन 11,645 जहां से शॉर्ट शुरू होगा वहीं से बुल्स वालों को बाहर आना होगा, तेजी वालों को बाहर आना होगा। ये तो होगी निफ्टी को लेकर रणनीति। अब बैंक निफ्टी 28,000 जहां पर आप हैं, आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की, जैसा 11,650 निफ्टी पर है। 22 लाख शेयर खुले हुए हैं वहां पर पुट में, यहाँ नहीं रुके तो मुश्किल होगी, फिर 100 से 150 पॉइंट की जगह खुल जाती है। तो आपको क्या करना है, 27,975 कैश का लेवल बता रहा हूँ निफ्टी का, 27,975 के नीचे ट्रिगर शॉर्ट करना है। उस वो लेवल के टूटते ही शॉर्ट करिए, 75 पॉइंट आपको 75 से 100 पॉइंट आज ही मिल जाएंगे। तो 27,975 का लेवल तोड़ने के तुरंत बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा तरीका ये है कि 28,000 का सपोर्ट है, होल्ड करें, संभावना है, कर भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो 27,975 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ से 40 पॉइंट नीचे, 35 पॉइंट नीचे वो आपका स्टॉप लॉस है, खरीदेंगे तो 100 पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो 100 पॉइंट का मूव आना है बैंक निफ्टी में भी, लेकिन बात वही है कि ये किस तरफ आएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ी संभावना ऊपर की तरफ की मूव की ज़्यादा बन रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी डिम्पी थोड़े शॉर्ट्स हैं, निफ्टी में नहीं है। निफ्टी में शॉर्ट्स कम है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी एक चांस दे सकता है ऊपर आने का। पता नहीं, देखिए क्या होता है, ज़्यादा लग रहा है कि एक बार 50, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है कि एक बार 28,000 का बेस बना जाएगा और इसके ऊपर आ सकते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए। खैर, जिन शॉर्ट्स की बात हो रही है, कवरिंग की बात हो रही है, हमने आपके सामने शुक्रवार को ही कह दिया था कि एक्सपायरी का एक्शन शुक्रवार से आपको देखने को मिल गया। 2 दिन में वो शॉर्ट्स बहुत तेजी से कवर भी हुए, शुक्रवार सोमवार का दिन उन कवरिंग के नाम पे था। मुश्किल सवाल पूछे कि देखिए 2 एक्सपायरीज में 1,000 पॉइंट निफ्टी चल गई है, 10,600 से 11,600 हो गया। करेक्ट। अब आपको अगली एक्सपायरी के बारे में क्या लगता है? अगली एक्सपायरी का जवाब कल सुबह दूंगा, कल सुबह देंगे। उसका रीजन है कि मुझे डेटा चाहिए कि नई सीरीज में मैं जब जा रहा हूँ तो मैं किस रोल ओवर पर जा रहा हूँ, कितने ओपन इंटरेस्ट के जा रहा हूँ, कितने ओपन इंटरेस्ट के साथ जा रहा हूँ, पोजीशन क्या है, प्लस मैं ऐतिहासिक तौर पर सितंबर की सीरीज कैसी रहती है वो भी मैं देखता हूँ। तो ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। पिछले 5-1 साल के तो कम से कम डेटा देखूंगा कि 3 सीरीज में सितंबर कैसा रहा है। बिल्कुल। फिलहाल अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे कि आपको चिंता करनी है बहुत, लेकिन हाँ 2 एक्सपायरी में 2 सीरीज में जो हो गया वो अभी इस सीरीज में नहीं होगा सितंबर में। अब उतनी बड़ी तेजी बनना मुश्किल है, ये बात तो साफ है। और उसकी वजह ये है कि मैक्रो फैक्टर्स आपके थोड़े कमज़ोर होते दिख रहे हैं, कच्चा तेल, रुपया दोनों। लेकिन यू नेवर नो, 3 दिन में वापस 75 आ जाए क्रूड, कौन सी बड़ी बात है। 78 आने में कौन सा टाइम लगता है। मार्केट रुपया 2 रुपया थोड़ा सा मजबूत हो गया, 71 वाला 68 69 आ गया तो भी लोग बोलेंगे रुपया मजबूत हो गया, तब मजबूत लगने लगेगा। तो इसलिए बदलते हुए वक्त नहीं लगता, कल देखेंगे। ठीक है, तो कल सुबह आपको रणनीति मिल जाएगी, न केवल ये नई सीरीज की शुरुआत की रणनीति होगी बल्कि इंट्राडे की रणनीति भी आपको हाथों हाथ मिलेगी। तो कल सुबह अगली सीरीज के सौदे बनाएंगे। खैर, इस सीरीज के लिए अभी 650 को एक बार हमको देखना है। खैर, इस बीच एक खबर हम आपके सामने शुरुआत में हमने कहा था कि बॉश में पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पिछले 2 दिन से ये मार्केट का और F&O का बॉस बन गया है। बताने के लिए पूजा हमारे साथ है, ये बॉश से बॉस की जर्नी। बताएं पूजा। जी, बॉस के शेयर में पिछले 2 दिनों से 16% की तेजी है, 16% ये स्टॉक चल चुका है। एक बड़ा पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुआ जिसका कि अनाउंसमेंट कंपनी ने कल किया था। ये जो सेमी ट्रेलर गाड़ियाँ होती हैं, अगर सेमी ट्रेलर गाड़ियों का अगर आप इमेजिन करना चाहेंगे, ट्रांसफॉर्म मूवी अगर आपने देखी होगी, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ लोड की जाती हैं, बड़े इक्विपमेंट्स लोड किए जाते हैं। तो वो उन गाड़ियों के लिए कंपनी ने एक नए इनोवेटिव तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक एक्सेल लॉन्च किया है। और इस कंपनी ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इससे कंपनियों को ये फ़ायदा होगा कि इन गाड़ियों को सालाना 9,000 लीटर के डीजल की बचत होगी और CO2 एमिशन में कमी आएगी और 8 लाख की बचत होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी नया प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है बॉश की तरफ से, और इस पर लगातार कंपनी फोकस भी कर रही है। इस तरह के प्रोडक्ट पर लगातार ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी है ये कंपनी, और उनका मानना है कि जिस तरीके से कंपनी प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज निकल कर आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बॉश को बताया जा रहा है। इलेक्ट्रो मोबिलिटी तकनीकों पर जिस तरह से
से कंपनी फोकस कर रही है। बॉश का खुद का कहना है कि आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इनके जो मार्केट शेयर है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी लगातार पिछले काफ़ी समय से। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी है, डेट है नहीं कंपनी पे, तो फंडामेंटल भी सपोर्ट है और आगे भी जो स्ट्रैटेजी है इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर ये काफ़ी फायदेमंद बताया जा रहा है कंपनी के लिए। तो ये लॉन्च किया गया है कंपनी ने, अनाउंसमेंट जो हुई है इसके वजह से देखा जा रहा है कि लगातार तेजी बनी हुई है। आज भी 8% की तेजी है और 2 दिनों में ही 16% ये स्टॉक चल चुका है। 2 दिन में करीब 16% शेयर चला। कुणाल, आपको याद होगा कल भी हम इस शेयर की बात कर रहे थे कि बॉश के अंदर कल मजबूती है, ये आज फिर और बढ़ी 8% और चला है शेयर। अब ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना है या फिर अभी भी बने रहना है? देखिए, मेरी राय में डेरिवेटिव ट्रेडर्स को बुक कर लेना चाहिए। डिम्पी, जिन्होंने डेरिवेटिव में फ्यूचर्स में 2 दिन पहले लिया था, आप देखिए इतनी बड़ी तेजी 2 दिनों में ही हासिल हो गई है। तो एक और रेजिस्टेंस भी करीब है, 22,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। कल जब आपने मुझसे राय मांगी थी तो मैंने कहा था कि 21,800 तक के लेवल आ सकते हैं, 22,000 का लेवल ऑलमोस्ट आ चुका है। तो इन स्तरों पर एक बार के लिए निकल जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डेफिनेटली बॉश में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है दोबारा से 25,000 के लेवल्स भी कुछ वक्त में आते हुए दिखे। ठीक है, बॉश के अंदर इन्वेस्टर्स तो बने रहे, लेकिन हाँ, जिनके वादा के सौदे खड़े थे, 2 दिन के हिसाब से सौदे बनाए गए थे, उनको जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कंपनी बेहतर है इसलिए इन्वेस्टमेंट की कॉल है। कुछ लिकर के शेयर वापस आज एक्टिव हुआ सुबह से ही। यूबीएल, यूएसएल, इन सभी के शेयर्स के अंदर मैं सिर्फ प्राइजेस की, शेयर के प्राइस की बात बोल रहा हूँ। आज तो बाकी किसकी बोलते हैं हम? नहीं, वैसे आप अगर कुछ और बात है तो, लेकिन ये शेयर कुछ और मतलब क्या? नहीं सर, यूबीएल के बारे में बता रहा हूँ। बताइए। तो 1431 आ गया। बंसल जी की आज सुबह शायद कॉल भी थी यूबीएल पे। बंसल जी, आपकी कॉल थी सुबह? नहीं, सुबह डिस्कस हुआ था ऐसे ही जैसे अभी आप कॉल मैकडॉनल्ड्स की दी थी मैंने, डिप्टी जी। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स। तो सर उसमें भी क्या पूछा था? मैंने पूछा था यूएसएल के बारे में। हाँ, कुणाल जी को पूछा। नहीं, मेरा बीटीएसटी कॉल था ना जी। अच्छा, बीटीएसटी भी था, टारगेट भी हासिल हुआ उसकी। हाँ, बीटीएसटी भी था, बराबर। चलिए एक बार पहले यूएसएल पे सील लगा लेते हैं। अब मेरे को बता तो दीजिए इन दोनों में शेयर में करना क्या है, ये यूएसएल और यूबीएल के अंदर? देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत शानदार है। यूबीएल में भी देखिए 2-3 दिनों की मंदी के बाद दोबारा तेजी बन रही है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल यूबीएल में भी आते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है 1500 तक के लेवल्स भी अगली सीरीज में आते हुए दिखने चाहिए। जिनके पास पोजीशन है 1400 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करने के लिए। दोनों में से किसके प्रोडक्ट ज्यादा महंगे? यूएसएल के ज्यादा। तो ज्यादा शेयर कौन सा चलेगा किरण जी? नहीं, पर चलेगा यूबीएल। अच्छा, चलेगा। हाँ, चार्ट पे यूबीएल ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू यूनाइटेड स्पिरिट्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक पूछूं कुणाल जी, एक सितंबर सीरीज का क्या ये एक सौदा हो सकता है? अगर मैं 5 सौदे लेके जाना चाहता हूँ सितंबर में, तो क्या एक सौदा यूबीएल या यूएसएल में से हो सकता है? बिल्कुल डिप्टी, मुझे लगता है यूबीएल को लेके जाना चाहिए। अगली सीरीज में भी आउट परफॉर्मर रहेगा। एक और मैं कह दूं, पिरामल एंटरप्राइजेज, जो कि अगली सीरीज में मुझे लगता है कि लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास पिरामल एंटरप्राइजेज है वो अगली सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। सौदे हैं तो रोल ओवर कर जाइए और यूनाइटेड ब्रीवरीज के अंदर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी अगला सौदा। डिम्पी, देखिए ये यूबीएल का स्टॉक है ना 2:12 के बाद चला है। जब पब्लिक को पता चला कि डिम्पी जी और आशु जी दोनों बैठे हुए हैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने वाले, तो यूबीएल को भगा दिया उन्होंने। आशु जी ने देश में एक बहुत बढ़िया काम किया है, और वो ये है कि अब किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने में शर्म नहीं आती। नहीं तो पहले ये लगता था कि लिकर स्टॉक शेयर, अब उन्होंने बोला कि ये तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट वाले तो लोग आराम से, देखिए डिम्पी जी कितना आराम से बात कर पाते हैं, बेखौफ। हाँ सर, अब कंफर्ट। पहले आपको कितनी झिझक होती थी? बिल्कुल झिझक होती थी। तो आशीष जी, ये काम आपने अच्छा किया वैसे। नहीं, बिल्कुल ये बात भी सर फैक्ट है, मतलब ये ट्रू ऐसा ही है। चलो ठीक है, जब इन लाइफस्टाइल शेयरों की बात हो रही है, एक शेयर और है जो शुभम आपको जरा देखना है। कल से हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, रुक के चल रहा है, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। सिगरेट बनाने वाली कंपनी है ये। इसके अंदर आज दिन का हाई है। अब जिनके पास वादा के सौदे खड़े हैं वो क्या अपने सौदों को समेट लें या रोल ओवर कर जाएं? डिम्पी, मुझे लगता है इसमें रोल ओवर करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह का मूवमेंट इसमें आज के सेशन में देखने को मिला है, एक नया अपसाइड बन गया है स्टॉक में 915 से 920 के लक्ष्य के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो 880 का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख ले, और 915 से 920 ये 2 से 3 दिन में ही मुझे लगता है ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी गॉडफ्रे फिलिप्स में। 3 ही तरह के शेयर चल रहे हैं जिसके बारे में डिम्पी सवाल पूछ रहे हैं। पहला लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, दूसरा सिगरेट वाले, और उन दोनों की वजह से तीसरा दवा के शेयर। जी सर, दवा वाले भी चल रहे हैं। सन फार्मा भी डी हाई पे, मतलब एकदम लॉजिकल ट्रेड चल रहा है मार्केट में।
हाँ सर, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट है। बिल्कुल। तो सन फार्मा देखिए, सन फार्मा टारगेट हासिल हुए 639 था ना, 639। 639। अरे भाई बताइए सर, मेरे को लगता है सीधा 70 पैसे से बचा, 70 पैसे बचा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब होने की तैयारी है। ओके। एक और स्टॉक श्रेय इंफ्रा, SREI, रिलायंस इंफ्रा की वजह से चल रहा है या यहाँ पर भी कोई एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग है? शुभम जी देखिए जरा। अनिल जी, नॉर्मली अगर इन स्टॉक में अगर लास्ट मोमेंट पे एक्सपायरी डेट को अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज हो सकता है लास्ट मोमेंट का शॉर्ट कवरिंग हो, बिकॉज ये सीरीज में भी अगर हम देखें तो काफी गिरा था स्टॉक और आज का थोड़ा मूवमेंट यहाँ पे जरूर आया है। तो फिर भी मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो 5150 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर थोड़ा और यहाँ पे फॉलो बाइंग मिलता है तो मुझे लगता है कि 58-59 का लेवल भी कंफर्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 53 के ऊपर सस्टेन करना। तो मेरी सलाह होगी होल्ड करें 5150 के स्टॉप लॉस से 58 के टारगेट के लिए। बट अगर फ्रेश पोजीशन बनाना है तो कल की ओपनिंग के बाद ले, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे फॉलो बाइंग है और सिर्फ एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से कवरिंग नहीं है। तो फ्रेश ट्रेड के लिए कल लें, बट अगर किसी के पास है तो 5150 के स्टॉप लॉस से बने लें। कुणाल, कल सिमी से हम पूछ रहे थे विप्रो के बारे में कि हमको 6-7 रुपए ही कमाने हैं सिर्फ विप्रो में, और आज थोड़ा सा शेयर चला भी है। ये 300 के ऊपर अभी गया तो नहीं है, आज का 299 का हाई है विप्रो, तो क्या विप्रो पार हो जाएगा? संभावना प्रबल है। मतलब आप देखिए डिप्पी जिस तरह का स्ट्रक्चर है, 300 को मैं उतनी अहमियत नहीं देता जितनी मैं 295 को देता हूं, जिसके ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 310 तक की जगह खुल चुकी है और विप्रो थोड़ा लैगार्ड है। बाकी अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक से इसकी तुलना करें तो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विप्रो में डेफिनेटली आपको 310 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मेरी राय में खरीदना चाहिए 295 के आसपास। एक स्टॉप लॉस रखें, 1 रुपया नीचे रख लें, 294। ठीक है, 294 का लगेगा स्टॉप लॉस। विप्रो को लेकर जाया जा सकता है। जिनके पास वादा के सौदे खड़े हैं रोल ओवर भी कर सकते हैं। 294 का लगेगा स्टॉप लॉस, 310 का टारगेट। विप्रो आज नहीं तो कल शायद हो सकता है चल जाए। 7087 70.87 ये रुपए का नया निचला लेवल है, 70 रुपये 87 पैसे। ओके। इंडिया सीमेंट ब्रेकआउट तो हो गया था सुबह जी। किरण जी अभी क्या सीन है? 125 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश खरीदारी करनी है, कल का इंतजार? नहीं, कल का इंतजार करना चाहिए। ऊपर से 127 से थोड़ी सी बिकवाली भी हावी होती नजर आ रही है, तो मेरा मानना है कि कल के लिए देख लेना चाहिए। नीचे में अंडर करंट है, पर अभी 1 घंटा है क्लोजर के लिए, और मेरा मानना है कि थोड़ा सा इधर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो रिस्क ना ले तो ही अच्छा है। ठीक है शुभम, ये रेमंड्स में क्या करें? 837 है, क्योंकि आज सीरीज की जब एक्सपायरी हो जाएगी ना तो कल चांसेस नहीं है कि कोई भी शेयर बैन में आए। नहीं तो डर लगा रहता था कहीं ये भी बैन में ना चला जाए, बार बार आंकड़े बैन जैसे ही बनते थे इसके। तो रेमंड्स में एक बार पोजीशंस को लेके चले जाएं, कल बैन में नहीं होगा शेयर। डिम्पी, इसमें जो पुल बैक हुआ है अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से एक रेंज में बंधा हुआ है स्टॉक, और उससे अगर ब्रेकआउट आता है तब एक्सपेक्टेशन बनेगा कि कोई फ्रेश वहां पे मोमेंटम आए। तो यहाँ पे भी एक कंडीशनल बाई होगा। अगर 840 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है रेमंड में तो मेरी सलाह होगी उसके बाद पोजीशन बनाए, बिकॉज ये 3 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो एकदम बुक टाइप नहीं है, बट इसको एक फ्लैग पैटर्न हम बोल सकते हैं। और अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट होता है जो कि 840 के ऊपर होगा, तब वहां पे 880 तक का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कंडीशनल बाय है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 830 के स्टॉप लॉस से खरीदें 880 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, आज आपके दोनों शेयर्स ने कमाल किया जो अपने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दिए थे। तो ग्रीव्स कॉटन 11% तक ऊपर गया आज इस डील के बाद, जो उन्होंने कंपनी को खरीदने की बात की है जिसमें ई व्हीकल्स होंगे। और एक दूसरा शेयर भी था जो आपने दिया था, वो था हिंदुस्तान कॉपर। हाँ, आज वो भी अच्छा चला और ऑलमोस्ट वो भी डे हाई पे ही आसपास है। 4-4.5% की मजबूती अभी भी इस शेयर के साथ है। आशु, इन दोनों शेयर्स पर आपका व्यू क्या है? ग्रीव्स कॉटन तो बेहतरीन रही है, हमने इसको कवर भी किया था बीच में, आपको ध्यान होगा। उसके बाद ही हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों पे आपकी राय क्या है? न्यूट्रल राय है। एक ये बीच में जब मिड कैप की मूवमेंट आती है, दोनों में आई थिंक दोनों अलग अलग उसमें, बट बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग में नहीं है डिम्पी ये, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी पास में देखी नहीं गई है। सो आई थिंक लीडर्स के साथ रहना ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, इसलिए मैं कोई क्रेडिबल व्यू इतना नहीं दे पाऊंगा इसमें। ठीक है, फिलहाल इस पर ज़्यादा व्यू है नहीं, लेकिन टेक्निकली एक बार चार्ट्स पर ग्रीव्स कॉटन पूछ लिया जाए। बताइए किरण जी, क्या हाल है इसका?
ग्रीस क्वार्टर 160 के आसपास कोई ट्रेड है भी या छोड़ दें? नहीं अनिल जी, ये नेक्स्ट सीरीज के लिए पकड़ के चलना चाहिए। मेरा मानना है कि इधर से काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। जो आज थोड़ा सा करेक्टिव रैली दिन भर आई थी उसका वापस एक बार एक पुल बैक आप मिल रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बाय करके ही चलना चाहिए। आपको 170 175 के लेवल्स अगले हफ्ते देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है किरण जी, जरा एक और शेयर भी देखिए, वो है दीवान हाउसिंग। ये लास्ट के अभी 10-15 मिनट में फिर से इसमें एक्शन आ गया है। टिपिकली एक्सपायरी वाला एक्शन है जिसके वॉल्यूम पे भी देखने को मिल रहा है। ये कहाँ तक खिंच सकता है, यानी कि कहाँ तक आ सकता है? डिम्पी जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, इसको बाय करके ही चलना चाहिए। आपका पोजिशनल व्यू होना चाहिए स्टॉक में। 661 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। फर्स्ट टारगेट्स के लिए 682-83 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। और ये एक बार निकल जाए तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, तो इधर तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मैं लिस्ट बना रहा हूँ सितंबर की, तो उसमें एक तो पिरामिल हो गया एंटरप्राइजेस, दूसरा यूबीएल, तीसरा दीवान हाउसिंग को रख सकते हैं? बिल्कुल रखना ही चाहिए। ठीक है, तो तीसरा शेयर एक बार दीवान हाउसिंग है, जिनके पास वादा में पोजीशंस है ना, अगर वो सोच रहे हैं अब तक काटी नहीं है, अभी एकदम से एक्शन आया है, तो या तो प्रॉफिट्स को बुक कर लें अगर उनको पैसे की जरूरत है, नहीं तो एक बार सौदों को कैरी भी कर सकते हैं। दीवान हाउसिंग अगली सीरीज के भी सौदे हैं, हम आपको बैक टू बैक पोजीशंस भी और अगली सीरीज के सौदे भी आपके सामने रखते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं कुछ एक आईटी वाले शेयर्स पे। आशु भी, आप आईटी शेयर्स की बात तो कर रहे थे, लेकिन जो करेंसी का वीकनेस है कुछ मिड कैप आईटी को ज्यादा फेवर नहीं करेगा, क्योंकि इनका फॉरेक्स गेन इनकी बैलेंस शीट में ज्यादा बड़ा दिखता है, ये बजाय टीसीएस और इन्फोसिस के, जैसे कि हेक्सावेयर, जैसे कि माइंडट्री। देखिए डिम्पी में सारे स्टॉक्स के बारे में नहीं कह सकता मैं, लेकिन ओवरऑल थीम के बारे में बात कर रहा था। इनफैक्ट हमने कल से इन्फी में एक शॉर्ट कॉल भी दे रखी है 1422-23 के लेवल पे, 1400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसको हम रोल ओवर भी करना चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में, नेक्स्ट सीरीज में भी इन्फी शॉर्ट करके जा सकते हैं, या और भी कोई जो शेयर ज़्यादा जो स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं। जो मेरा मानना है, जिस तरह का मैं जो आसपास रुझान देख रहा हूँ, ये रुपए डॉलर को लेके, डॉलर रुपये को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सेफ हेवन सबको लग रहा है, बट ये सेफ हेवन नहीं है। एंड ऑल्सो क्योंकि ये पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी स्टॉक चल चुके हैं। सो आई थिंक ये एक जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना डिम्पी, तो ऐसे टाइम पे ही होती है कि जब बहुत चीज़ बढ़ चुकी है और उसके बाद कुछ फेवरेबल चीज़ उसमें नजर आ रही हो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर कंपनी टू कंपनी, ज़रूर जो आपने बोला मिड कैप में मैं थीम की बात नहीं कर सकता हूँ, डिफर कर सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हैं जो ये डॉलर रुपये मूवमेंट है, हेज रहती है, और जो इनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जो रिन्यूअल्स होते हैं, मैंने क्लाइंट्स से भी बात की है पर्सनली कुछ से, वो रीनेगोशिएट होते हैं इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं है कि पूरा बेनिफिट एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि अब वो जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको भी पता है कि अगर डॉलर रुपये बहुत फेवरेबल है तो वो रीनेगोशिएट होते हैं। सो जो हम बड़ा फायदा इसमें डायरेक्टली देख रहे हैं, हाउएवर इट कैन बी दिस बेनिफिट कुड लीड टू कुड बी टू अदर सेक्टर्स, बट जो आईटी को डायरेक्टली जिस तरह से मानते हैं कि बहुत ज्यादा, वो मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आईटी पे बात, लेकिन दूसरा एक बड़ा सेक्टर जिसको लेकर अभी भी काफी चिंताएं हैं, या फिर ये कहें कि काफी सुगबुगाहट है, वो है बैंकिंग। आज सरकारी बैंकों के जो छोटे बैंक हैं, मिड कैप बैंकिंग सरकारी बैंक, उनमें बहुत एक्शन है। आप ओबीसी, बैंक ऑफ इंडिया, जिस पे आज हमारे तीनों ही गेस्ट ने राय भी दी थी, ओबीसी ऑलमोस्ट अभी भी डी हाई पे ही खड़ा हुआ है, सिंडिकेट, इलाहाबाद बैंक, सबके सब तेज हैं। इसके पीछे 2 वजह हैं, पहला सरकार और दूसरा स्वाति खंडेलवाल। सरकार ये कह रही है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जो कि मर्जर के लिए होगा। स्वाति हमको सबसे पहले ये बता रही है कि मर्जर को लेकर क्या होने वाला है। स्वाति बताएं आप। जी, मर्जर की अगर बात करें तो ये एक प्रपोजल गवर्नमेंट का बहुत टाइम से, अगर आप देखिए गवर्नमेंट ने बजट में भी बड़े साफ रूप से बोला था, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि गवर्नमेंट का एम है कि 5 से 6 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स वो रखना चाहते हैं एज PSUs, बाकी सब मर्ज करने की उनकी इच्छा है। बट टाइमिंग की सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है या बात हो रही है, बिकॉज टाइमिंग ही ठीक होना इसमें ज़रूरी है। और अभी हमने देखा हाल में लास्ट 1 ईयर में NPA प्रॉब्लम्स जो बैंक्स ने फेस की, उसकी वजह से वो वक्त सही नहीं था और गवर्नमेंट ने इस प्लान को पुश किया। हमने पहले बताया था कि LIC और IDBI का जो मर्जर हुआ है या जो डील हो रही है, और
अब तो ऑब्वियसली अप्रूवल्स पे है, बट IDBI डील होने के बाद ही गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, बाकी मर्जर्स की बात करेंगे। पहला SBI का एक सक्सेसफुल मर्जर हो चुका है जिसमें उन्होंने 5 एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक का जोड़ा है, और अभी IDBI LIC का हुआ है, और अब फाइनली हम देखेंगे कि बाकी जो बैंक्स हैं अब उनकी जो NPA प्रॉब्लम्स कई हद तक रिजॉल्व हुई हैं और होने की, क्योंकि अब इन द लास्ट लेग में है वो। नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब गवर्नमेंट बोल रही है, RBI को बोला है उन्होंने, आप तैयार करिए, आप बताइए आपकी क्या प्लान्स हैं मर्जर को लेके, आपको क्या लगता है कौन सा बैंक किस बैंक के साथ अच्छा फिट होगा। ये एक प्रपोजल मांग रही है। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा और फाइनल डिसीजन होगा, बिकॉज ये सारे बैंक्स का ओनर आज की तारीख में फाइनेंस गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट डिसीजन अल्टीमेटली लेगी, बट वो RBI क्योंकि वो रेगुलेटर है उनसे एक रिपोर्ट मांग रही हैं और इस पे अब बात आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें किस तरह से ये मर्जर होंगे और क्या सोच है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत सारे बीच में प्रपोजल्स आए थे और लोगों ने बोला था ये बैंक इसके साथ जाने वाला है, बट केवल वो प्रपोजल स्टेज में थे। मैं क्विकली आपको बता दूं, 3 चीजें देख रहे हैं ज्यादातर। पहला देख रहे हैं कि जोग्राफिकली क्या स्ट्रेटेजिकली फिट होगा, तो साउथ वाले बैंक साथ में अगर जुड़ जाएं तो कैसे होगा, तो एक ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। सेकेंड, वीक बैंक्स और स्ट्रॉन्ग बैंक्स को लेके भी देखा जा रहा है, जो PCA में है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बैंक्स हैं, उनको कैसे साथ में लाएं और एक मर्ज कर दे जिसमें प्रॉब्लम कई हद तक रिजॉल्व हो और एक स्ट्रॉन्ग बैंक हो, इस हिसाब से बने। तीसरा, स्पेशलाइज्ड बैंकिंग पे ध्यान दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं SME सेक्टर को लेंडिंग के लिए जैसे स्पेशलाइज्ड बैंक्स हो। तो ये सब बातों पे अभी चर्चा ही है, ये डिस्कशन स्टेजेस में है, बट ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट इज़ गॉन अहेड, वो अब आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रॉपरली डिसीजन ले रहे हैं, RBI को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और एक मुझे जहाँ तक सूत्रों ने बताया है, वो ये बोला है कि इलेक्शन से पहले उनकी कोशिश तो यही है कि इस पे कुछ वो आउटकम निकाल दें, एटलीस्ट अनाउंसमेंट कुछ कर दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये आपने ये भी बता दिया कि 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर सरकार हो सकता है फैसला भी ले ले। इसमें ज्योग्राफी, वीकनेस प्लस स्ट्रांग, ये कौन कैसे इकट्ठे चलते हैं, और दूसरा SME या फिर कुछ थेमेटिक हो जाए, ये सरकार की योजना भी है। तो पहले 6 महीने NPS के नाम, दूसरे 6 महीने यानी कि आने वाले 6 महीने मर्जर और एक्विजिशंस के नाम हो सकते हैं। बैंकिंग पूरी तरह से एक्शन में रहने वाला है। स्वाति, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। बैंकिंग से निकल के आते हैं सीधा वापस करेंसी की वीकनेस से, और करेंसी की वीकनेस का फायदा कई बार मिलता है केमिकल शेयर्स को। पॉकेट छोटी है बट काम अच्छा करती है। टाटा केमिकल, किरण जी एक बार जरा इसके चार्ट देखिए, 760 के आसपास चल रहा है, डी हाई है ऑलमोस्ट, इसमें करना क्या है? नहीं, लॉन्ग पोजीशंस ही बना के रखना चाहिए। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। जो हमने वर्टिकल रैली देखी है करीबन लेवल्स ऑफ 666 से करीबन 760, 100 रुपए की रैली, और उसमें बीच में एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इसको और भी अपसाइड है, करीबन 778, 780 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए अगले हफ्ते, 1.5 हफ्ते में। ठीक है, थोड़े और मजबूती इसके अंदर आ सकती है। इसलिए जिनके पास ये पोजीशंस हैं, ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ताकि जिनके पास इस लेवल के आसपास कोई कंफ्यूजन चल रही हो कि वादा के सौदे काटें, रखें, क्या करें, तो आप वो भी देख सकते हैं। कन्विक्शन के हिसाब से आप ऑप्शन में भी डालिए, नहीं तो कैश और फ्यूचर से कन्वर्जन हो सकता है। एक और शेयर है सन फार्मा। कुणाल, आप कह भी रहे थे कल चलेगा, आज भी चला है। ये सन फार्मा आपके सुबह शायद पिक में भी था, ये सौदे कैरी करके जाने? अभी अभी मैंने BTST कॉल दी सन फार्मा की, और टारगेट का इंतजार है 639 टारगेट है, 637.50, ₹1.5 नीचे अभी फ्यूचर्स में चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली और अपसाइड बनेगा। और न केवल सन फार्मा में, एक और काउंटर देखिए डिवीज लैब, जिसमें मुझे लगता है कि अभी अभी ब्रेकआउट आ रहा है। बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ट स्ट्रक्चर है सन फार्मा जैसा, और मुझे लगता है डिवीज लैब में भी ऊपर के लेवल्स आएंगे। तो दोनों काउंटर्स में मुझे लगता है जिनके पास लॉन्ग्स हैं होल्ड करने चाहिए। ठीक है बंसल जी, कल आप UPL की बात बोल रहे थे, कल भी आपकी ट्रेडिंग कॉल में था। कल तो टारगेट हिट हुआ है पहला, आज शायद आपका दूसरा टारगेट की तरफ भी बढ़ा है शेयर। अभी इनके फ्यूचर्स का करना क्या है? ये लेके जाने हैं या फिर सौदों को यहीं खत्म कर दें? देखिए डिम्पी, होल्ड की राय रहेगी। इनफैक्ट कल चलते चलते भी टुवर्ड क्लोजिंग भी मैंने बोला था एक परफेक्ट कैंडिडेट है खरीदारी का। अगर किसी ने डिम्पी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो मेरा ऐसा मानना है मुनाफे को बांध लेना चाहिए। ठीक है, अगर 2-3 दिन का सौदा है, एक्सपायरी के लिहाज से सोचा गया है कि हाँ UPL में एक्शन दिखेगा, तो एक बार उनको ट्रेड लेके बाहर आ जाना है। आशु, ये स्टील कंपनीज को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि टाटा स्टील और सेल, सरकारी और गैर सरकारी दोनों कंपनीज ने परचम बुलंद किया हुआ है। आज भी आप देखिए बाजार नीचे है, लेकिन सेल के अंदर अच्छी बढ़त बनी हुई है। इन दोनों स्टील कंपनीज पर राय क्या आपकी?
डिम्पी देखिए, पीछे अगर आप देखें कंसोलिडेशन के बाद ये मेटल सेक्टर ने वापस एक अप मूव दिया, जो कि एक बहुत ही हेल्दी सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो करेक्टिव मूव होता है वो खत्म हो चुका है और वहाँ से फिर हुआ है बहुत, और ये सेक्टर जो है वो ओवरबॉट भी नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिम्पी जो ओवरऑल ट्रेड वॉर, ग्लोबल मार्केट्स, उसके चलते मुझे ना नया लेन करने में थोड़ी सी हिचक है इन लेवल्स पे। स्ट्रॉन्ग है, डिप्स पे लेना चाहिए, लेकिन नया लेन ऊपर के भाव पे थोड़ा सा आई थिंक मुझे कॉशियस अप्रोच रहती है, या एक डर रहता है कि फिर किसी स्टेटमेंट से कोई एक डिप ना मिल जाए या जो नीचे का एक नीजक रिएक्शन होता है। सो ऐसे रिएक्शन पे लेना ज़्यादा सेफ है, जो कि हमने देखा है हर महीने 15 दिन में हमारे को मिलता भी है। सो आई थिंक बेटर टू बाय एट ए लोअर लेवल आफ्टर दैट नीजक रिएक्शन, बट अदरवाइज स्ट्रेंथ दिखती है इसके अंदर। ठीक है किरण जी, हाँ सील लगवा दीजिए। सेल किस पे लगा रही? सन फार्मा। सन फार्मा पे। सन फार्मा का पहले भी शायद 70 पैसे से छूट गया था। नहीं, इस बार उसके ऊपर चल रहा है अभी डिम्पी। 639 टारगेट था, ठीक है, और 639 के आसपास ही चल रहा है। 639.25 फ्यूचर्स में हाई। तो ठीक है, नंबर 1 पहली कॉल लगी हुई सन फार्मा के फ्यूचर्स पे। अभी आपके सामने कॉल दी, इसी कार्यक्रम में दी गई कॉल इसी कार्यक्रम में टारगेट पे हिट कर गई है सन फार्मा। अगर सी लग रहा है तो टाटा स्टील, आज मेरा भी कॉल था और किरण जी का भी कॉल था, तो दोनों के टारगेट्स अचीव हुए हैं। इनको भी टारगेट सील का लुत्फ ले लीजिए स्टूडियो में बैठ के आएगा। तो ठीक है, सील सामने लगते हुए किरण जी के और बंसल जी के टारगेट, टाटा स्टील की टारगेट 1 की सील टाटा स्टील पे आज लगते हुए। खैर आज स्टील के शेयर तो तेज थे और पूरा फायदा भी मिला। मेरे को अच्छी तरह से याद है किरण जी, आज आपकी कॉल एक पेट्रोनेट एलएनजी भी थी। बिल्कुल, आज पेट्रोनेट एलएनजी ने अच्छा मूव भी दिखाया। देखिए गिरते हुए बाजार में भी ये शेयर खड़ा हुआ है, और न केवल पेट्रोनेट एलएनजी बल्कि गैस के ज्यादातर शेयर आज तेज हैं। ये जरा पेट्रोनेट एलएनजी में करना क्या है, आगे क्या करना है, ये बता दो आप। नहीं, बिल्कुल होल्ड करके ही चलना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है डिम्पी जी, और जिस तरीके से हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मेरा मानना है कि ये नेक्स्ट सीरीज को हम बात कर रहे थे कौन से 4 स्टॉक्स हो गए, ये 5वां स्टॉक रहेगा, जो कि अगले सीरीज का एक विनर रह सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर अगले सीरीज की बात करें तो मेरा टारगेट करीबन 263 के करीब देखने को मिल जाना चाहिए, और इसके लिए स्टॉप लॉस दूर नहीं है, ट्रेंड लाइन वैल्यू के नीचे रखना चाहिए, जो कि 230 है, यानी 7 रुपए का रिस्क है। ऊपर में करीबन 25-30 रुपए के टारगेट दिखने मिल रहे हैं। काफी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, रिस्क यहाँ पे बिल्कुल बेहतर होते हुए, तो 5 शेयरों की जो हम सूची बना रहे थे ना इसी कार्यक्रम में, कोशिश कर रहे थे कि कहीं से किसी से बन जाए, वो बन गई है। पीरामल एंटरप्राइजेस, यूबीएल, दीवान हाउसिंग, पेट्रोनेट एलएनजी। अभी एक शेयर और करते हैं पूरा, इसको हम पूरा करते कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक शेयर मैं जानना चाहता हूँ, वो कुणाल की एक बात से, वो है भाव और स्वभाव। भाव से कई बार एनटीपीसी आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन स्वभाव से क्या एनटीपीसी अब अट्रैक्टिव लग रहा है? ये पिछले 3 दिन के इसके प्राइस एक्शन से लग रहा है हमको। आशु जरा आप ही बताएं, भाव और स्वभाव में क्या फर्क होगा अब एनटीपीसी का? डिम्पी, मैं एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, पीटीसी, पावर ग्रिड, ये आपको पैसे दे के नहीं जाएंगे डिम्पी। आप जितना मर्जी हाव और स्वभाव बोल दीजिए। अभी 2 दिन पहले भी शायद कुणाल ने 120 पे एक बड़ा ब्रेकआउट आरईसी में देख के कुछ कहा था, तभी मैं उनको कहना चाहता था कि मतलब होता भी है, लेकिन ये जो 4-5 स्टॉक्स है ना, ये इनमें आपको डिम्पी पैसा लॉन्ग में नहीं मिलेगा। बड़ा पैसा कभी नहीं बनेगा, बड़ा पैसा जाएगा जरूर इसके अंदर, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड है। सो आई थिंक मैं तो इनको एकेडमिकली वॉच करता हूँ, या तब देखता हूँ कि इनमें कोई अच्छी मूवमेंट आ जाए, ऊपर के लेवल पे आ जाए और मार्केट में थोड़ा यूफोरिया बन जाए, तो बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट्स बन जाते हैं। अदरवाइज बड़ा, देखिए डिम्पी, मैं बार बार एक बोलता हूँ, स्टॉक वो लेके रखना चाहिए जो मार्केट की तेजी, मंदी या वेगरी से निकल के भी जब एंड में हम देखें या मीडियम टर्म में होल्ड करें तो हमारे को कोई मल्टी बैगर स्टोरी दिखने को मिल जाए, जो कि अब सन फार्मा ने जैसे क्रॉस किया, तो वो 700 रुपए भी क्रॉस कर सकता है अगर 20 रुपए नीचे भी आ जाए। बट इनमें एंड में मैंने नहीं देखा किसी ने बड़ा पैसा बनाया हो, तो ये स्टॉक्स मेरे राडार में तो बिल्कुल लेन में आते ही नहीं है कभी। ठीक है, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि कोई एक शेयर आप बताना चाहें, एक शेयर बताइएगा ऐसा। नहीं, जो नहीं, मुझे कोई भी नहीं। इनफैक्ट कोल इंडिया भी ऐड कर देता हूँ इसी लिस्ट के अंदर, जो 2-3 बार आपने डिस्कस भी किया, वो फिर उस भाव पे आ गया जहाँ बेचने के लिए हमारे को टेम्प्ट कर रहा है वो। ठीक है, चलिए खैर, फिर मैं आपसे जानूंगा इस कार्यक्रम में एक ऐसा शेयर जो अगली सीरीज के लिए आप भी कुछ देना चाहें, बताना चाहें, आपसे बात करूंगा। लेकिन इस बीच किरण जी कोई कॉल? हाँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 1 मिनट लगेगा, उसके बाद देता हूँ। चलिए 1 मिनट के अंदर आपको वापस किरण जी की भी एक कॉल आपको मिल जाएगी, जिसके बारे में तैयार करें। लेकिन इस बीच आपको एक खास शो के बारे में बता रहे हैं। जी बिजनेस चॉइस ब्रोकिंग के साथ मिलकर लेकर आ रहा है बेहद खास एक इन्वेस्टमेंट का शो, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। इस शो में शेयर बाजार से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बेहद आसान भाषा में आपके सामने रखी जाएगी।
इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की शुरुआत एनएससी में एक इवेंट से हो रही है जो कि 3 सितंबर को है। तारीख नोट कीजिएगा, 3 सितंबर है, शाम को 4 बजे से एनएससी में शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। इस शो में अनिल सिंघवी के साथ बाजार के कई दिग्गज साथ में जुड़ने वाले हैं और आप भी हिस्सा बन सकते हैं। गुरुकुल लिखकर 57575 पर हमें भेज दें। जो दिग्गज जानकार हैं कौन कौन है जरा वो भी आपके सामने सूची रख देते हैं। नीलेश शाह 3 तारीख को हमारे साथ होंगे। नवनीत मनोज SBI म्यूचुअल फंड्स के वो हमारे साथ होंगे जो कि इस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल को और खास बनाने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे। विक्रम लिमे एनएससी के चेयरमैन वो भी हमारे साथ होंगे। संदीप सिक्का, नीलेश शाह तो हमको पहले ही बता चुका हूँ। ये सारे के सारे खास मेहमान हमारे साथ इस गुरुकुल का हिस्सा बनने वाले। पहला ही शो 52 शो में ये पूरा का पूरा इवेंट है जिसकी शुरुआत हो रही है एनएससी के इस खास कार्यक्रम से जो कि 3 तारीख को शुरू हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट गुरुकुल के बारे में ये जानकारी। अब किरण जी की कॉल के पहले बिगुल बजाएंगे। बताइए किरण जी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेल करके चलना चाहिए। काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है जो कि ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है और मेरा मानना है कि ये काफ़ी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। अभी के लिए 1262 के करीब ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना है कि अभी आज 1250 के नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। मेरे पहले टारगेट्स रहेंगे। तो अभी कर दें शॉर्ट? बिल्कुल शॉर्ट करके चलना चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्ट कोई है और इसने ले रखा है तो अपने शॉर्ट को रोल ओवर भी कर ले। रोल ओवर भी करना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है उसको उसने तोड़ा है ट्रेंड लाइन का और अगर रोल ओवर करता है तो 1220 के लेवल्स भी देखने को मिल जाने चाहिए अगले हफ्ते तक। ठीक है, तो इंडिया बुल हाउसिंग को आप शॉर्ट कीजिए, यहीं पे शॉर्ट कीजिए। तो बाय सेल अगर कोई सौदे ढूंढ भी रहे हैं तो आपके सामने एक शॉर्ट का सौदा भी है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस यहीं शॉर्ट करें। कल भी लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। ये जो 3 सितंबर का इवेंट एनएससी में हो रहा है गुरुकुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल है। तो बिल्कुल अभी हमको बता रहे थे हमारे प्रोड्यूसर मनीष की स्पेशल इवेंट होगा जिसमें 3 मेहमान, बड़े मेहमान भी आने वाले हैं, 4 और उनके साथ आप बिल्कुल बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात भी रखने वाले हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि हम एक 52 एपिसोड की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, यानी कि बचत से लेकर निवेश से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर आपकी हर एक बातचीत को हम समझाएंगे इस शो में, अलग अलग शो में। बेसिक्स जैसे हमने वायदा कारोबार की बेसिक्स बताई ना, एफएनओ की पाठशाला, ये इक्विटी की पाठशाला एक तरह से आप ये समझ लीजिए, शेयर बाजार की पाठशाला है। इसीलिए और चूंकि इक्विटी मार्केट इतना लंबा चौड़ा बड़ा है तो हमने 52 एपिसोड रखे। हर वीक आधा घंटे का एक एपिसोड आएगा बिल्कुल क्लासरूम स्टाइल में। उसका उद्घाटन जो हम कर रहे हैं इनोग्रेशन, वो 3 तारीख सोमवार को शाम को कर रहे हैं 5 बजे। एनएससी में होगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में और 4 खास मेहमान होंगे हमारे साथ। एनएससी के एमडी विक्रम लिमे साहब होंगे, रिलायंस म्यूचुअल फंड के CEO संदीप सिक्का साहब होंगे, SBI म्यूचुअल फंड के डायरेक्टर और CIO नवनीत मनोज साहब और कोटक म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह साहब। ये हमारे 4 लोगों का पैनल होगा जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। दर्शक आ सकते हैं, हमने वो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है 57575 ये नंबर है, इस पर SMS भेज दीजिए। आप अपना नंबर भेज दीजिए तो आपका SMS जैसे आएगा इस नंबर पर आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा और कंफर्मेशन आ जाएगी और फिर आप वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, पहले गुरुकुल लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर 57575 पर वो SMS हमको भेज दीजिएगा। ये तरीका है। तो जी अनिल जी, एक आपको भी आना है? कॉल है। आपको भी गुरुकुल पे आना है? नहीं, आप तो सीखे हुए, आप क्या करें? अनिल जी, एक कॉल है। आप आ सकते हैं लेकिन एक ही कंडीशन पर, आपको गुरु बन के आना पड़ेगा, शिष्य बन के नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं अनिल जी, मैंने हाथ खड़ा करा। एक आज नई निकला है, अभी हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे तो एक स्टॉक में मेरी और किरण जी की राय मिल रही है, इसका BTST। इसका कुछ नहीं हो सकता सर, लेकिन RK ही रहेगा सर, राकेश जी और किरण तीनों का मिलना जरूरी है सर। नहीं तो मेरा तो ले लीजिए तो आप हमें देखिए, अरे ये तो गजब कर रहे हैं, किरण जी को अकेला छोड़ के ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, RK चार्ट कॉर्नर है ना, राकेश किरण चार्ट कॉर्नर पे भी RK ही बैठता है, ये बिल्कुल बजाएंगे। हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चिंता मत कीजिए। अनिल जी, एस्कॉर्ट से बिल्कुल के बगैर कुछ नहीं हो, बिल्कुल आएगा भाई। अब आपको समझ में आया कि मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करता था? मुझे मालूम था किसी दिन ये जरूरत पड़ेगी। RK चार्ट कॉर्नर। चलिए बताइए सर।
एस्कॉर्ट शॉर्ट करके चलना चाहिए। Okay. एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ, और डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 886 का, और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं 868 और 861 के लेवल्स। ठीक है, 861 के लेवल पिछले 2 दिन से चला नहीं था, यहीं से डाउट हो रहा था कि चल क्यों नहीं रहा। आज भी दिन भर एक रेंज पे रह गया, लेकिन अब जाते जाते पूरा का पूरी अपनी बढ़त, अपने कंसोलिडेशन को सरेंडर कर गया। शॉर्ट करना है एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स को, 2 सौदे आपको मिले, एक तो इंडियाबुल हाउसिंग फ्यूचर्स का शॉर्ट है और दूसरा एस्कॉर्ट्स को भी अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इसको रोल भी कर सकते हैं। एक शेयर बिल्कुल इससे उलट है, वो है हेवल्स। ये शेयर लगातार चल रहा है और अभी अभी फिर से इसमें खरीदारी आई है। ये 600 से 700 तो पता ही नहीं चला कैसे कैसे आ गया, अब 700 से 800 भी ऐसे ही होगा। एक बार आप शुभम, आपकी राय चाहिए, हेवल्स के सारे सौदों को लेके जाएं लॉन्ग के? बिल्कुल डिम्पी, मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में रहा था स्टॉक, और पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेशन के बाद आज ये मूव आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है इसमें फॉलो अप बाइंग बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है, और अगर है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 705 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 745 का टारगेट, ये 3 से 4 दिन में मुझे लगता है पॉसिबल है। तो हेवल्स को कैरी फॉरवर्ड करने की ही राय होगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। हेवल्स पर देखते देखते 700 गया क्या? ट्रिपल चार्ट कॉर्नर है तीनों का बिल्कुल। देखो एक मिनट बंसल जी, आप सोच समझ के आराम से दो। किरण जी तो आज चले जाएंगे वापस पुणे। इनको तो हम पकड़ नहीं पाए, आपको रोज पकड़ेंगे। नहीं अनिल जी, परफेक्ट चीजें, परफेक्ट है ना? परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए हमारे पास भी परफेक्ट। और अनिल जी, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, कहीं जाए ना, सेल है, मतलब कि इसके बाद 5 मिनट बाद दूसरा भी चार्ट कॉर्नर आएगा, स्टॉक रेडी है। हाँ, बने। क्या बात है, कॉन्फिडेंस लेवल देखो, एक किरण जी के आते ही देखो कॉन्फिडेंस बदल गया। बजाइए बिल्कुल। यस सर, आरके के चार्ट कॉर्नर बताइए। अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक बाय करके चलना है। आपने देखा होगा कि निफ्टी ने किस तरह से नीचे से बाय रिकवरी है, बैंक निफ्टी में भी रिकवरी है, और रीजन है आईसीआईसीआई बैंक। इसने पिछले करीबन 8 दिनों का जो रेजिस्टेंस था उसको लांग दिया है, और मेरा मानना है कि इधर से बहुत स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल जानी चाहिए। आज के लिए टारगेट्स 349 के देखने को मिल जाने चाहिए। अब भी स्टॉप लॉस आपका 341 का रखना चाहिए। 341 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस बताया, क्यों राकेश जी, आपको क्यों पसंद आया? अनिल जी, मेरे को इसलिए पसंद है कि जैसे अभी किरण जी ने बोला कि एक इंपॉर्टेंट लेवल लांगा है, ना सिर्फ लांगा है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी लेगा, और काफी बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट है। इस समय बैंकिंग में कहीं फ्लेवर है तो वो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, और एक्सिस बैंक एक नया ब्रेकआउट दिखा रहा है और अच्छी इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है। एक्सपायरी से एक दिन पहले देखने को, लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी के दिन देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है एक बड़ा अपमूव की तैयारी हो रही है, और अगली सीरीज में स्टॉक ये 360 तक जाने का दमखम रखता है। ओके, 360 तक अगली सीरीज में जाने का दमखम रखता है, तो ये स्टॉक आप भी है ना इसमें शामिल? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, सब लेवल बराबर है, परफेक्ट चेंज तो नहीं करना? नहीं, परफेक्ट है। मेरी ओर से बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो इसका कंसोलिडेशन है पिछले कई दिनों का, उसको आज इसने ब्रीच किया है। उसकी बात किरण जी ने भी की, राकेश जी ने भी की। जो विशेष बात है कि अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है, 360 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं है। तो मुझे लगता है 360 की ओर बहुत कम वक्त में काउंटर आ सकता है, तो बिल्कुल बाय करने की राय है, आईसीआईसीआई बैंक लेके जाना चाहिए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। और आखिरी घंटे में जिस तरह से देखिए, बैंक निफ्टी तो बढ़ गया 100 पॉइंट, जहाँ से हम बात कर रहे थे, ठीक है, वहाँ से बढ़ ही गया है, बिल्कुल, ठीक है ना? वो कॉन्फिडेंस काम आया 28,000 वाला। निफ्टी भी 25 पॉइंट बढ़ा है। हालांकि निफ्टी में तो वही था कि आज का लो टूटे तो ही बेचना है, तो बेचने का कॉल तो ठीक आया नहीं, तो बचे। लेकिन बैंक निफ्टी लेने का कॉल ठीक हो गया, करीबन 100 पॉइंट तो मिल चुके हैं। शॉर्ट कवरिंग खरीदारी जो होती दिख रही है, जिसके दम पर आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे थे अभी, एक और स्टॉक है जहां बड़ी भारी भरकम शॉर्ट्स बनी है और शॉर्ट कवरिंग के संकेत आ रहे हैं, वो है एमजीएल। इसी सीरीज में आपने देखा कि जो ब्लॉक डील हुई थी उस दिन भयंकर शॉर्ट्स बने थे, 900 रुपये से स्टॉक लुढ़क लुढ़क के नीचे पहुंचा, और अब आप देखिए सेकंड हाफ में इसमें अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। इसके साथ ही गेल देखिए, गेल में अच्छी खरीदारी होती दिखी। गेल जैसे दिग्गज में जो खरीदारी हुई उसका असर, क्योंकि गेल 2.5% बढ़ चुका है, क्या एमजीएल में भी दिखेगा? क्या शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी होने की पूरी संभावना है? किरण जी बताइए। गेल बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है अनिल जी, और मेरा मानना है कि इधर से आपका स्टॉप लॉस पहले बोल देता हूँ 372 का रहेगा। गेल में
गेल में। ठीक है। और टारगेट्स के लिए आपको अगली सीरीज में यानी एक हफ्ते में मुझे लगता है कि 385 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, 385 अगली से। एमजीएल बताओ मुझे, तो एमजीएल आज ही के लिए, सिर्फ आज के लिए एमजीएल आज के लिए आपको टारगेट मिल जाना चाहिए करीबन 54-55 का, 854-855 का। 855। डिम्पी डील 860-65 में हुई थी या 850? 895 ना 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 ना, जो डील 855 के भाव पे 55 में हुई थी, 65 में हुई थी? 855 था। 55 से टारगेट था आपका 855, मेरे को डील भी याद नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन 855 टारगेट था। तो बस वहां तक तो पहुंचना ही चाहिए फिर। ठीक बात है, क्योंकि जिस प्राइस से डील हुई ना वहीं से शॉर्ट्स बने ना, तो वहां तक की शॉर्ट कवरिंग तो बनती। तो लेवल सही बताया किरण जी ने एकदम, यहाँ पर तेजी हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पे तेजी हो सकती है। एक बार वैसे भी गैस के शेयर्स पे ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि आज मोमेंटम पूरी तरह से गैस के शेयरों में है। एक शेयर पावर ग्रिड, एक बार इसको भी आप ध्यान रखें। एक्चुअली सभी पावर की कंपनी से फिर से एक्टिव है। कल शुक्रवार को सचिव स्तर की एक बैठक होने वाली है। सरकार इनको रिलीफ देना चाहती है, कोर्ट से मिला नहीं। कल जद्दोजहद के बीच में एक सचिव स्तर की बैठक होगी। हो सकता है पावर कंपनीज में कुछ जान वापस आ जाए, इसलिए एक बार शुभम पावर ग्रिड का डाटा देखिए। ये एक्सपायरी का एक्शन छोड़ के आप बिना एक्सपायरी के हिसाब से देखिए, क्या इसमें मोमेंटम है अगली सीरीज के लिए बनाने का? बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे दो लेवल है जो काफी अहम है। सो पहला तो 200-201 के आसपास अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो पहला तो अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो 200-201 के आसपास आपको पहला मौका मिलेगा जहां थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद का ब्रेकआउट अगर होता है, जिसका मतलब अगर 201 के पार निकलता है, तब वहां पे हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले और जो नया टारगेट उसके बाद आएगा वो होगा 210 तक का। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको कॉल लेना है। तो 201 के आसपास पहला स्तर है और उसके अगर पार निकलता है तो 210 तक का मूवमेंट पॉसिबल है। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं ये ट्रेड के लिए, वो होगा 194 का। तो 194 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहने की राय होगी। ठीक है, पावर ग्रिड पे एक बार आपको रिकमेंडेशन मिली है। रेमंड्स की थोड़ी देर पहले बात ही हो रही थी। रेमंड्स अब करीब 2.5% ऊपर आ चुका है, 848 का भाव है। ये आखिरी घंटे के अंदर जो खरीदारी है वॉल्यूम के साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, रेमंड्स के अंदर भी ये खरीदारी की बार अब बनती हुई दिख रही है। एक और शेयर है जो आज कई दिनों बाद हिला या फिर कहें कई महीनों बाद हिला, 4% का मूव दे रहा है, वो है AB कैपिटल। तो आशु, ये AB कैपिटल आज इस शुभ मुहूर्त में 4% ऊपर है। ये इसके सुस्ती के दिन गए क्या? ऐसा मान के चले, लोगों का भरोसा होगा कि ये भी शेयर भी चलेगा? नहीं डिम्पी, मुझे नहीं लगता अभी चलेगा। अभी ये और थकाएगा लोगों को। 2-3 महीने पहले भी जब रिजल्ट आए थे, इंसिडेंटली राकेश को वो एपिसोड याद होगा। मैं फिर इसके लिए टर्म यूज़ करता हूँ, ये ना ही हाईली ओवरबॉट है, ये हाईली ओवर एवरेज स्टॉक भी है। जब तक ये 160-70 का लेवल क्रॉस करके खड़ा नहीं होता ऊपर जाके, तब तक मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसके पोर्टफोलियो में ना ये स्टॉक और 200 रुपये का लिया हुआ है, उसके बाद 160-70 पे एवरेज भी हुआ है। तो जब तक वो एवरेज के भाव से ऊपर जाके कहीं नहीं निकलता, वो नहीं है। तो इसमें भी कैपिटल में 2-4-5% की मूवमेंट, इट्स एब्सोल्यूट मूवमेंट देखनी है कि डिम्पी के वो 170 क्रॉस करता है कि नहीं। 140 और 60 के बीच में 5% की मूवमेंट हम इसमें कई बार देख चुके हैं। नीचे से और भी नीचे से इसमें एक रिवर्सल भी आया था, फिर ऊपर जाके नीचे आ जाता है। तो इस 5% की मूवमेंट में आप कुछ भी मेकआउट नहीं कर सकते उसके अंदर। अल्टीमेटली जब तक ये 170-75 का भाव निकल के ऊपर जाता है तब है। हाउएवर मैं ये बोलता हूँ कि हमने भी ICICI बैंक की ज़रूर कॉल दे रखी है, बिल्कुल नई टेरिटरी में है। बिगेस्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट इस एक्सपायरी के लिए भी हमने दिया था और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ICICI बैंक परफॉर्म करेगा। और कोटक बैंक में भी एक कंसोलिडेशन हो चुकी है और मुझे लगता है कोटक बैंक में भी अब यहाँ से एक ऊपर की मूवमेंट दिखती है। तो ICICI बैंक, कोटक बैंक, दो बैंक खरीदें, वहां पर फोकस करें। और इस बीच एक और RKK चार्ट कॉर्नर आपके सामने। बंसल जी तैयार हैं? बिल्कुल अनिल जी। आज इतने सारे ज्यादा कैसे दे रहे हैं अनिल जी, आप? आपका फेवरेट काउंटर है तो क्या? नहीं वो तो ठीक है मेरे। अनिल जी, कारण ये है कि आपका फेवरेट काउंटर है, हाँ। तो सबके स्क्रीन पे लगा रहता है, उस पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कुणाल जी, ऐसा क्या मतलब कि आप होते खाली तब तो इतने नहीं निकलते, किरण जी के होते, बाजार भी सुस्त है अनिल जी। कॉल पे कॉल निकल रहे किरण जी के होते हैं। इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वैसे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल बजना चाहिए। मेरा फेवरेट काउंटर है, हिंट देंगे कुछ? फार्मा काउंटर है जिसको आप पहले पकड़ लेते हैं। बुखार?
नेक्स्ट स्टॉक वही था मेरा, देखो खोल के रखा है वो। तो अनिल जी ये तो फिर देखो अभी तक तो देखा नहीं था इसको, 664 रुपए भाव है। बिल्कुल। अगर डिम्पी जी भी सहमत हो जाए तो ये पंचायती कॉल हो सकती है। ये पंचायती होनी चाहिए बिल्कुल सर, मेरे पास भी वही है, मैंने वो खाली खोल रखा अभी तक तो नहीं देखा ना मैंने बिना देखे ही बताया आपको प्राइस भी खोल कर। परफेक्ट है, सही जा रहे हैं सर, करिए इसको 700 रुपए कर दीजिए। देखिए अनिल जी, इसको चुनने का कारण ये है कि ये सुबह से स्टॉक मेरे और कुणाल जी के रडार पे था, सुबह से देख रहे थे, तो सुबह पे हमने अक्सर देखा है कि फेलियर थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम वेट कर रहे थे कि एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिले, और मैंने अक्सर ये देखा है कि जो ब्रेकआउट टुवर्ड्स क्लोजिंग हो रहे होते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, और इस स्टॉक ने भी एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है टुवर्ड्स क्लोजिंग, और एक बड़ा अपमूव मुझे लगता है देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी अगली सीरीज में मुझे लगता है एक अच्छे मूव टुवर्ड 684 685 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवर टू किरण जी नाउ। मेरा टारगेट रहेगा इससे ऊपर 692 का टारगेट रहेगा, जो कि कल या परसों ही देखने को मिल जाना चाहिए। कल सवेरे मैं आपके साथ हुई तो मेरा मानना है कि ये टारगेट उसी तरफ कल सवेरे भी है स्टूडियो में ही। बिल्कुल अनिल जी। अरे फिर तो कल भी 3 चार्ट को ना तगड़ा होगा। 692 रुपए कल परसों तक के कल के टारगेट आने चाहिए। वाह क्या बात। मेरा इरादा भी ये था कुणाल जी की 700 रुपए इसी सीरीज में हो जाएगा, थोड़ा सा बीच में रुक गया, शायद ठंडा हो गया। बाकी फार्मा कंपनीज ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया इस सीरीज में, जैसे ग्लेनमार्क की बात करें, औरो फार्मा की बात करें तो वो ज्यादा बेटर। एक ही दुखी कंपनी रह गई पूरी फार्मा में, ये वो खाड़ है जिसका यूएस एफडीए से क्लियरेंस आना बाकी मुझे नहीं लगता अब कोई बचा है, एक भी आ ही जाएगा इसका भी जब सबका आ गया है। एक सील भी लगवा दी, सील लगवा देते हैं बिल्कुल। किसमें लगवानी? आईटीसी मैंने मॉर्निंग में रेकमेंड किया था। बिल्कुल दिया था आपने मॉर्निंग, आपने भी तो दिया था। नहीं अनिल जी मैंने नहीं। आज नहीं दिया क्या आपने? अच्छा LI ITC कौन सा वाला टारगेट? 320 रुपए का पहला टारगेट। पहला चलिए 320 टारगेट 1 सुपर हिट कुणाल जी का, बधाई हो सर। ओके पेट्रोनेट LNG सुबह किरण जी ने दिया, किरण जी की बात, हाँ तेजी की राय दी थी, 2.5% मजबूत है अभी भी। ये बताइए शुभम जी से राय ले लूं, किरण जी का तो पता ही है हमें। किरण जी ने बकायदा सितंबर के लिए बोला है शेयर को लेके जा सकते हैं। अच्छा सितंबर में बोल भी दिया। हमने लिस्ट बनाना शुरू किया, 4 शेयर हमारे पास। कौन कौन सा है? पिरामल एंटरप्राइजेस, UBL, दीवान हाउसिंग और पेट्रोनेट LNG। 4 मिड कैप्स बेहतरीन वाले आ गए। तो जरा एक बार अब मैंने पूछ लिया तो पेट्रोनेट पे शुभम जी की राय ले लेते हैं। शुभम जी बताइए। अनिल जी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है और ऑप्शंस का डेटा भी 250 के पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में, तो मुझे लगता है ये जो मूव शुरू हुआ है वो 250 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ से भी और 11 रुपए का तेजी का संभावना है। तो मेरी सलाह होगी कि जो लॉन्ग लोगों ने बनाया है किरण जी के एडवाइस पे उसको कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल करना चाहिए। 250 का मेरा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 236 रुपए पे। ठीक है। एक शेयर जो बार बार इस सीरीज के सेकंड हाफ में ये कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कहते हैं बता के चलना, वो ये कह रहा है कि मैं चल सकता हूँ अगली सीरीज में, वो है इंजीनियर्स इंडिया। एक बार किरण जी जरा भी शेयर को आप देखिए, ये शेयर अगर चलना नहीं है तो क्या टूटना नहीं है, जरा ये भी चेक कर लीजिए। टूटना तो है नहीं, क्योंकि एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है और ट्रिपल बॉटम जिसको कहते हैं 120 के करीब हो चुका है। मेरा मानना है कि जब तक इसके ऊपर है तब तक एक स्लो और स्टेडी स्टॉक बढ़ता ही रहेगा। सितंबर सीरीज में मुझे लगता है कि एक 135 तक जाने की उम्मीद है, पर ये स्लो एंड स्टेडी है। आज के वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि 135 के टारगेट्स मान के ही चलने चाहिए। और अगर 135 लांघता है तो इधर से और भी बड़ी मूव देखने को मिलेगी, पर 135 के बाद ही हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया इस शेयर पर भी जरूर ध्यान रखा जाए। सितंबर सीरीज के अंदर फिर रिएक्शन दिखाएगा। कंफर्म हो गया कि शायद 120 के नीचे नहीं जाए, ऊपर जाए तो आपको बेनिफिट ही है। इंजीनियर्स इंडिया पे भी एक बार ध्यान रख सकते हैं। NIT टेक बड़े दिनों बाद आज एक्शन में आया है, थोड़ा खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखा। खाली शॉर्ट कवरिंग की वजह से है या कल के लिए भी खरीदारी करनी है, बताइए शुभम जी। अनिल जी NIT टेक आज 12:30 बजे के शो में मैंने रिकमेंड भी किया है जब रजत होस्ट कर रहे थे। तो मेरी सलाह होगी कि होल्ड करना चाहिए। 1420 का मैंने टारगेट रिकमेंडेशन दिया था और 1305 का स्टॉप लॉस था, तो वो लेवल को, स्टॉप लॉस के लेवल को थोड़ा रिवाइज किया जा सकता है। 1340 पे आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट सेम ही रहेगा 1420। मुझे लगता है अगर इसको 6-7 दिन का समय दें तो 1420 तक का स्तर में देखने को मिल सकता है। ठीक है,
इस बीच काफ़ी सारे शेयर फार्मा के धीरे धीरे ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। उसमें से अभी अभी हमको स्ट्राइड्स शाशुन जो कि एक्सपायरी का एक्टिव शेयर है वो भी चल रहा है। ग्लेनमार्क के अंदर भी एक अच्छी मूव आई है। ये स्ट्राइड्स शाशुन और ग्लेनमार्क, किरण जी, इन दोनों पे आपकी राय? ग्लेनमार्क तो स्ट्रांग है ही, और जिस तरह से बेस बिल्डिंग करके एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का डे एंड पे ब्रेकआउट मिला था, वो लेवल करीबन 600 की है, और जब से ये ब्रेकआउट मिला है वो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर ही रहा है। तो मेरा मानना है कि ये भी एक अगले सीरीज के लिए कैंडिडेट रहेगा, जिसका टारगेट करीबन आपको 710 715 का देखने को मिल जाना चाहिए। तो अगले सीरीज के लिए ये भी एक काउंटर रहेगा। दूसरा है स्टार में अभी के लिए तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 495 के करीब है। 490 पे ट्रेड कर रहा है। 495 अगर कल क्रॉस कर देता है तो हमारा शायद चार्ट कॉर्नर में आ सकता है ये काउंटर। ठीक है, कितने पे आएगा? 495 उसके ऊपर कल सुबह ही आएगा लग रहा है। आ सकता है। अब तो 5 ही मिनट बचे हैं। कल सुबह भी तो आप हैं। हमने आज मालूम है क्या किया? जब किरण जी आए थे ना, तब कुणाल जी और राकेश जी दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, तो हमने इनकी जगह बदलवा दी। बैठने के बाद हमने कहा नहीं, आप बीच में बैठे। तभी तो सारे मतलब लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। अब आज देखिए 3 कॉल निकल गया कि वो कुणाल जी किरण जी उधर बैठे होते ना, तो कुणाल जी राकेश जी दोनों अपनी गुटर को करके देते रहते बीच में बिठा दिया। तो अब देखो तीनों के एक साथ मिलके जितना ज़्यादा दिमाग हो, जितना आईक्यू लेवल ज़्यादा हो, उतने बढ़िया कॉल्स हैं ना। ये आइडिया था, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। जैसे मुझे लगा अनिल जी हम टॉकिंग ना करें इसलिए बीच में बिठा दिया क्लास में। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैंने कहा ताकि आप तीनों के कॉल्स बढ़िया निकल के आए, वो अच्छा रहेगा। आइए अब कुछ कमज़ोर स्टॉक्स की भी बात करें। कजारिया सेरामिक्स 4% आज फिर से कमज़ोर है, और इस स्टॉक में भी थोड़े दिन जो तेज़ी बनी थी पिछले 2-3 दिनों में, वो खत्म होती हुई दिख रही है। क्या करना चाहिए जिनकी तेजी की पोजीशन है, या फिर शॉर्ट करने का भी इस वक्त आ गया? शुभम जी, आपके लेवल्स जरा बताइए। अनिल जी, बिल्कुल, पहले तो अगर लॉन्ग है तो उससे बाहर निकल जाए, बिकॉज एक कंसोलिडेशन 3-4 दिन से जो हो रहा था उसके लो को ब्रीच कर चुका है। 478 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और अब उसके नीचे जाकर के क्लोज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बनाया जा सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है 460 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। तो एक दिन के पर्सपेक्टिव से भी ये एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट है, और स्टॉप लॉस रखना होगा 480 पे। तो ये एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया। हालांकि अगर हम इसको पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी होल्ड करें तो मुझे लगता है 445 का स्तर वापस देखने को मिलेगा। तो कल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पोजिशनल भी ले सकते हैं। पहला टारगेट 460, दूसरा टारगेट 445। एक शेयर है वो भी है जो अनिल जी आप देते थे, रुक गए थे, वो था IFCI। आज फिर से इसकी क्लोजिंग 17.20 पे हो रही है। जब सरकार, सारी सरकारी कंपनीज इसको देखते हुए कि हाँ कौन सी खराब है कौन सी नहीं है, सबकी हेल्प कर रही है, तो IFCI अछूता क्यों? इसकी हेल्प क्यों नहीं करे? इसको पैकेज क्यों नहीं मिलेगा? इसका रिवाइवल क्यों नहीं होगा? ये क्या 17 के भाव पे बुरा है आशु जी? देखो डिम्पी, बुरा तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी NSE का स्टेक है। जब NSE की सेलिंग की बात होगी तो कोई ना कोई स्पर्ट आ सकता है। सेफ रेट है इस पे लेना, लेकिन बाकी जो अगर आप इसकी बिजनेस पैरामीटर्स देखें तो कुछ भी फेवरेबल नहीं है इसके पास। आई थिंक आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखो या पास की भी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। सो आई थिंक जो ओनली होप है जिसमें एक स्पाइक आ सकता है, जो आप एक बात कह रहे हैं IFCI वाली, मुझे लगता है कि बाकी इंस्टीट्यूशन है तो इनमें मुझे नहीं लगता कि बैंक्स में, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन है और डिपॉजिट बेस है, वो डिफरेंट रीजन है उसका, एंड प्लस उसकी जो पेनिट्रेशन है और जो स्प्रेड है। बट IFCI उस कैटेगरी में नहीं आएगा कि उसको उसी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए। सो मुझे एक ओनली होप लगती है कि वही लगती है कि अगर NSE का जो निवेश बेचने की अगर जब न्यूज़ आएगी तो एक्सपर्ट आ सकता है। उसके अलावा कुछ और खास फंडामेंटली तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है इसमें। ओके, तो ये IFCI पर आपके लिए राय है, खास कुछ बदलाव है नहीं। अब जब स्टेक बिकेगी तब बिकेगी, और बिकेगी तब एक्शन इसमें आता हुआ नजर आएगा। एक और स्टॉक है M&M फाइनेंस, जो आज सुबह मेरे ख्याल से किसी ने तो रिकमेंड किया था। M&M फाइनेंस आदित्य अग्रवाल जी ने रिकमेंड किया था BTST के तौर पर। मजबूत बंद हो रहा है। किरण जी देखिए चार्ट्स, कल के लिए इसे खरीदा जाए या छोड़ दें आज? नहीं, कल के लिए बिल्कुल खरीद के चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 489 का, और टारगेट्स के लिए, कल के टारगेट्स के लिए 503 505 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। पिछले 3 दिनों से अच्छा खासा मोमेंटम है और डेरिवेटिव डेटा भी उभर के आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये टारगेट कल परसों तक अचीव हो जाना चाहिए।
ठीक है, इस सीरीज में ना एमसीएक्स काफी चला था कुणाल, आपने भी लगातार काफी बार एमसीएक्स के बारे में बताया भी था कि पड़ने वाला है। अभी वॉल्यूम आया इसलिए मैंने पूछा आपके सामने। देखिए कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, डीपी उस रफ्तार से इसमें इजाफा नहीं आते हुए दिखा जैसे कि उम्मीद कर रहे थे हम लोग, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। निचले स्तरों पर बहुत वक्त लगाकर इसने एक बेस बिल्डिंग की है और जैसे ही इसमें मोमेंटम दोबारा से रिन्यू होगा, देखिए काउंटर बहुत कम वक्त में 950 975 के लेवल्स दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि डेरिवेटिव्स में सौदे बनाए, अभी फिलहाल इसमें कैश मार्केट में सौदे बनाने चाहिए। टारगेट होना चाहिए 950 का। ओके 950 के टारगेट के लिए यहाँ पर कैमलिन फाइन, ये एक और स्टॉक है। आशु जी आप ट्रैक करते हैं कि आज इस पर एक वो खबर आई थी, मॉर्गन स्टैनली ने इसमें स्टेक खरीदी थी कुछ ब्लॉक डील में 62 रुपये 70 पैसे में, उसके बाद स्टॉक जो भागा है बड़ा तगड़ा। मॉर्गन ने बेचा था शायद, हाँ मॉर्गन ने बेचा था और बाकी लोगों ने खरीदा है, जिसमें लोग अंदाजे लगा रहे हैं शायद बाजार के अच्छे लोगों ने खरीदा होगा, उस हिसाब से स्टॉक भागकर 11% ऊपर आया है। क्या राय रखते हैं आप इस पर? अनिल जी 60 रुपए के आसपास बहुत अच्छी बाय है। 110 रुपए से करेक्ट होते हुए ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हुआ है, सो काफी अच्छी करेक्शन दे दी है उसमें। और ऐसा काउंटर नहीं है कि जो 50% करेक्शन वारंट करता था, तो 60 रुपए के आसपास वैसे भी इरिस्पेक्टिव ये न्यूज आती या नहीं आती एक अच्छी बाय है, पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें 60-65 रुपए से 50% की रिटर्न आ सकती है। ठीक है, अब बाजार बंद होने को है, लेकिन इस बीच मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। अब आप देखिए सिर्फ 7 ही पॉइंट सिर्फ निफ्टी लाल निशान में छोड़ रहा है, बल्कि सेंसेक्स तो हरे निशान के दर्शन भी करा गया आपको चलते चलते। तो फिर से आज मार्केट के रिकवरी को देखना होगा लास्ट के घंटे में, ये कितनी और काम आती है कल हमारे, क्योंकि करेंसी वीक है, क्रूड चल रहा है, उसके बावजूद भी ये 50-60 पॉइंट में ही सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सिग्नल तो हैं, ये कितने काम आते हैं, इंपॉर्टेंस इसको देखेंगे हम कल। फिर से 28,100 के ऊपर आज बैंक निफ्टी ने फिर से क्लोजिंग दी है और 9 ही अंकों के आसपास का नुकसान सिर्फ निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। अच्छी रिकवरी, बेहतर रिकवरी के साथ आज मार्केट बंद होने की तैयारी करता हुआ। एक और चीज है, आज डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का मूव दिखा। आज फार्मा मेटल्स दोनों चले, एक एग्रेसिव है और एक डिफेंसिव है। अगली सीरीज के जो आंकड़े हैं वो भी यही कहते हैं कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आपको मूव इन्हीं डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों के कॉम्बिनेशन का मिलेगा, क्योंकि मेटल्स और फार्मा की ही बात हो रही है। घंटी बजी और इस एक्सपायरी भी हो गई है अब अगस्त सीरीज की। कल हम सितंबर सीरीज के बारे में पूरा आकलन आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल आज की रिकवरी लास्ट के आधे घंटे के नाम पूरी तरह से मानी जा सकती है, सिर्फ 12 अंकों का नुकसान अभी और सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। बिल्कुल, तो किसी भी लिहाज से बुरी नहीं है एक्सपायरी, और जिस तरह से रिकवरी होकर दिन के हायर लेवल की तरफ बंद होते हुए दिख रहे हैं, खासतौर से निफ्टी और सेंसेक्स, वो अच्छे कहे जाएंगे। और आपकी बात बिल्कुल ठीक निकले, 700 आया ना 650 टूटा। सेम पता, डेटा बता देते हैं, ज़्यादा बहुत कम होता है। और आजकल के सबको पता चल गया कि एक्सपायरी के दिन बड़ा उतार चढ़ाव होता तो होता ही नहीं। और 2 दिन पहले हाँ, 2 दिन पहले ही गलत है। तो बड़े लोग स्मार्ट हो गए एकदम, है ना। पर ठीक है, एनीवे सबसे ज़्यादा स्मार्ट तो मार्केट ही है। हम कितने स्मार्ट हो जाए, मार्केट से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो क्लोजिंग हो चुकी है, विदा लेंगे। आशु सर धन्यवाद आपका, इंतजार रहेगा आपके निमंत्रण का, याद दिला दो जाते जाते। ओके शिवम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कुणाल जी और बंसल जी हमारे साथ बने रहेंगे, उनके साथ साथ किरण जी भी बने रहेंगे, क्योंकि रोज़ की तरह किरण जी आप बीच में बैठे हैं और कुणाल जी बंसल जी तो उठ के जाते नहीं, क्योंकि उन्हें जानना होता है कि बस अब बाजार बंद हो चुकी है, इसके बाद क्या। तो आज के बड़े खास कार्यक्रम आपको बता दूं। सबसे पहले 4:30 बजे एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, गरीबी से गौरव तक। ये एक कार्यक्रम है कि तंगी से लड़ते हुए, बाधाओं से भिड़ते हुए कर दिखाया वो कमाल जिसकी नहीं है कोई मिसाल। यानी कि हिंदुस्तान के लिए पदक जीतने वाले वो बेहतरीन गौरव, वो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने एशियाड में, जकार्ता में नाम रोशन किया हिंदुस्तान का। सबसे बड़ी बात, उनका सबका बैकग्राउंड कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन एक लगन, इच्छा शक्ति, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना। तो ये खास शो देखिए, गरीबी से गौरव तक। 6 बजे आपके लिए शो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही घंटे बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा बस एक दिन। और ध्यान रखिए बंसल जी, चूक गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। और ये आपसे जुड़ी हुई खबर है, आप सबसे जुड़ी हुई, बंसल जी से मतलब खाली बंसल जी से नहीं, आप सबसे जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाकी है। मामला क्या है ये अभी नहीं बताएंगे, शाम को 6 बजे, सिर्फ एक दिन बाकी, बस ये है शाम का शो। ओके, अब आइए रात को 8 बजे कांग्रेस नेताओं की राहुल को सलाह है कि आरएसएस के नेताओं पर न जाएं, ये उन्होंने किया आगाह।
फंसना नहीं, संग जहर है, चखना नहीं। संग का सामना ना बाबाना, राहुल गांधी को राहुल बाबा बोलते हैं, राहुल बाबा। संग का सामना ना बाबाना, ये है कांग्रेस का नया नारा। इस पर होगी आज रात देश की बात 8 बजे। ठीक है, तो देश की बात में आज फिर से विशुद्ध पॉलिटिकल चर्चा, संघ का सामना ना बाबाना में आप देखेंगे। किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप स्टूडियो से आए, और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बंसल जी हमेशा की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। एक्सपायरी तो होगी अगस्त सीरीज की, लेकिन कल तैयारी होगी सितंबर सीरीज की। तो कल सुबह फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, जानिएगा मार्केट का पूरा एक्शन। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर लगातार जारी है। अनिल जी को और मेरे को दीजिए नमस्कार।